जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब, तुझसे रहमो करम की दुआ है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी क्लिनिक में खुश आमदीद आपको। आज हम आपको बहुत सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, काफ़ी बीमारियों पे हम बातें कर चुके हैं और खाने पीने पे हम काफ़ी बातें कर चुके हैं। तो आज हम सोच रहे थे कि कोई ऐसी बात की जाए जिससे इन चीज़ों से बचाव के आसान तरीके निकल सकें। मिसाल के तौर पे हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे खाने पीने से, हमारे सफाई के मामला से रिलेटेड होती हैं। बहुत सारी बीमारियां हमारी सफाई के मामला से रिलेटेड होती हैं। तो आज हमने ये सोचा था कि आप लोगों के साथ आज सफाई के जो बुनियादी उसूल है, बेसिक उसूल जो हैं सफाई के, उनके ऊपर हम बात की जाए। अगर देखा जाए तो इस्लाम एक वैसे ही मुकम्मल निज़ाम हयात है जो अपने मानने वालों को ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फरमाता है। इस्लाम में पाकीज़गी, तहारत, नहाने धोने, खुशबू लगाने, साफ़ सुथरा लिबास पहनने का रिवाज है और इसको पसंद भी किया जाता है। तो इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो सफाई सुथराई हमारे मज़हब में बहुत एक अहम जुज़ रखती है। अगर हम इसके ऊपर चलते हैं कि सफाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, साफ़ रहना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम रमज़ान में भी सलमान भाई इसमें कुछ सिलसिले कर चुके थे छोटे मोटे से, जिसमें हमने बात की थी कि सफाई बेसिक हमारे लिए क्यों नीड होती है। इसमें आप कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएंगे कि सफाई बेसिकली नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है हमारी सफाई की। डॉक्टर साहब, इसमें हमने सिलसिला किए थे ना रमज़ान का, तो उसमें हमने आप में तरगीब दिलाई थी कि एक तो पर्सनल हाइजीन, ख़ुद की ज़ाती सफाई, फिर उसके बाद जो जिस माहौल में आप रहते हैं, घर, उस घर की सफाई, फिर जिस मोहल्ले में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, उसकी सफाई वगैरह के हवाले से हमने डिस्कस करना था। अभी अब इंशाल्लाह शुरू करते हैं पर्सनल हाइजीन, यानी पर्सनल ज़ाती सफाई वगैरह से कि क्या मुराद है, किस तरह की चीज़ों को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, क्या सफाई ना रखने से कैसी कैसी बीमारियां हो सकती हैं। इस पर कोई इंशाल्लाह मदनी भूल देता फरमा दें। अच्छा, इसमें अर्ज़ करते चलते हैं कि जो इन सफाई के उसूलों के तहत अगर चलते रहते हैं सही, तो वो काफ़ी हद तक सेहतमंद रहते हैं, बीमारियों से बहुत हद तक उनका बचाव होता है। लेकिन जो इनकी खिलाफ वर्जी करते हैं उनको बीमारियां घेर लेती हैं। सही, इसकी दो तीन मोटी मोटी मिसालें, आगे जाके हम इस पर तफसील में बात कर लेंगे। दो तीन मोटी मोटी मिसालें मैं आपको देता हूँ कि सफाई सुथराई ना होने की वजह से बड़ी एक कॉमन सी बीमारी होती है डायरिया, मोशन जिसको हो जाते हैं ना। एक और बड़ी कॉमन बीमारी होती है टाइफाइड भी इसी। एक और बड़ी कॉमन बीमारी होती है जिसको आप आम तौर पे पीलिया कहते हैं, जिसको हेपेटाइटिस ए वगैरह हम लोग कहते हैं। एक और अगर हम बीमारी का नाम लें तो अगर हम टीबी को भी इसमें शामिल कर लें, टीबी भी इसमें सफाई सुथराई के मामलात में शामिल हो सकती है। तो ये मतलब 3-4 ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जिनसे रोज़मर्रा हम लोगों का ताल्लुक पड़ता है। डॉक्टर, सफाई वगैरह की वजह से कोई एलर्जी, नज़ला, दायमी, बिल्कुल ये तो एक सफाई से कोई रिलेटेड है, बहुत बहुत बड़ा ताल्लुक है। ये तो समझ लें हमने जो बड़ी बीमारियों की बात की। अब अगर जल्दी बीमारियों के ऊपर आते हैं जी, तो आपकी पूरी की पूरी जिल्द जो है वो सफाई के ऊपर ही चल रही है। सही, ठीक है ना। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप गुस्ल नहीं फरमाते हैं, गुस्ल नहीं करते, नहाते नहीं हैं, पसीना आपको आता है, तो पसीना तो आप किसी एटमॉस्फेयर में, किसी माहौल में रह के खुश कर लेते हैं। सही, एसी में चले गए या पंखे के सामने आ गए तो पसीना खुश्क हो जाता है। पसीना तो आपने खुश कर लिया, लेकिन उस पसीने से जो आपके जिस्म के जिल्द के ऊपर जरासीम आ गए वो कहाँ गए,
वो तो आपकी जिल्द पे ही मौजूद रहे। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप गुस्ल फरमा लें। सही। तो जिल्द की बीमारियों से भी आप अब जैसे महसूस हो जिल्द की सकते हैं। डॉक्टर इसमें कौन, जैसे अमूमन गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के अंदर खारिश भी हो जाती है, गर्मी दाने भी निकल जाते हैं, कुछ छोटे दाने भी होते हैं, कुछ बड़े दाने होते हैं, पस वगैरह होता है, तो ये सब इसी से रिलेटेड है। बिल्कुल। वो देखें, एक तो मौसम ऐसा होता है, फिर कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव, जिल्द जो है बहुत नाजुक होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, हसास होती है, और बाज़ लोग अडॉप्ट भी कर लेते हैं, इन्फेक्शन को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। अगर आप ये जल्दी बीमारियां अगर आप देखेंगे ना, तो ये रिमोट एरियाज़ के अंदर आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन जो है, सफाई सुथरा का जो है इतना ख्याल नहीं रखा जाता है। लेकिन आप किसी अगर पोश इलाके की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे शायद ये जल्दी की बीमारियाँ इतनी कॉमन नहीं नज़र आएंगी आपको। यानी इसमें बीमारी, जल्दी बीमारियों में शामिल ये खारिश होगी, दाने होंगे, ये शामिल होंगे। जी, जल्दी खारिश, दाने, मेनली यही मेन तो प्रॉब्लम यही होती है। उन बच्चों को, बड़ों को ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर हम अपनी ज़ाती सफाई के ऊपर आते हैं तो इसमें हम सबसे पहले तो 3-4 कॉमन चीज़ें होती हैं। एक तो हाथ की सफाई। सही। हाथ की सफाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप, क्योंकि हाथ के साथ साथ आप खाना भी खा रहे होते हैं, सही। उसी हाथ से आप अपने दोस्त अहबाब, अपने वालिदैन, अपने बच्चों के साथ भी मिल रहे होते हैं। सही। अगर वही हाथ आपका जरासीम वाला होगा तो आप अपने साथ साथ उनको भी ख़तरे में डाल देते हैं। सही। तो वो जरासीम उनको मुंतकिल हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ आपको कि किसी को फ्लू हो जाता है, जो नज़ला हो जाता है, उसको छींक आती है। अब छींक आती है, हमारी आदत है मुंह पे हाथ रखने की, ठीक है ना। अब मुंह पे हाथ आपने रख लिया, अब वही हाथ, डॉक्टर सलमान क्या हाल है आपके, उसी हाथ से मैंने आपका हाथ मिला लिया, अपने बच्चे को हाथ फेर दिया, तो इस तरह से ये फिर दूसरे को भी मुंतकिल हो जाता है। एग्जैक्टली, उसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नज़ला फिर इसी तरह फैल जाता ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वायरल है ना। सही। वायरल में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें इसलिए हाथ की सफाई बड़ी कॉमन सी आ जाती है। फिर अगर हम हाथ ही के साथ नाखूनों को ले लें, सही, नाखूनों की सफाई बड़ी कॉमन होती है। हमने रमज़ान में भी सिलसिले में नाखूनों के ऊपर भी हमने बात की थी कि नाखूनों की सफाई भी होनी चाहिए। नाखून को नहीं काटना चाहिए, वक्त के तराशना करना, यानी बड़े नाखून नहीं रखने चाहिए। बड़े नाखून रखेंगे तो लाजमी बात है उसके अंदर एक स्पेस मिलती है, जरासीम को उसके अंदर रुकने की जगह मिल जाती है, मैल वगैरह जो है उसमें रुक जाता है। या अगर आप बड़े नाखून के साथ खाना खा रहे हैं मिसाल के तौर पे, उसी बड़े नाखून से आपने बाहर काम किया, बाहर काम करने के बाद आपने आके हाथ तो धो लिए अच्छी तरीके से, लेकिन नाखून तो बड़े हैं आपके, उसके अंदर मैल भी फंसा हुआ है, और उसी से आपने खाना शुरू कर दिया, तो वही मैल आपके पेट में जाके आपको मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर सकता है, जिसमें एक सर फेरिस डायरिया और टाइफाइड शामिल हो जाती है। ठीक है ना डॉक्टर साहब, ये हैज़ा भी ये डायरिया के से रिलेटेड है? हाँ, उसी से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें बिल्कुल ये ज़्यादातर जो गंदगी ना हाथ धो के खाना खाने की वजह से होता है। जी, ज़्यादातर यही रीज़न्स होती हैं कि आपकी जो वही बात होती है, सफाई सुथराई के माहौल जो है वो नहीं मिल पाता है। अगर हाथ वगैरह आपने धोए हुए अच्छी तरीके से, तो हो सकता है बर्तन आपका इतना अच्छा ना हो। सही, बर्तन आपका अच्छा होगा तो हो सकता है जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा ना हो। तो ओवरऑल हम देखते हैं तो सब जगह को हमको नज़र रखना पड़ेगा, खाली अपनी सफाई के ऊपर नहीं, हमने चारों तरफ नज़र रखनी पड़ेगी, तब जाके एक बेहतर माहौल बना सकेंगे आप अपना, अपने घर का, अपने शहर का बेहतर माहौल बना सकेंगे। इसमें अगर हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं कि दांतों की बाकायदगी से सफाई। अब जैसे डॉक्टर साहब, दांतों की कुछ मखसूस बीमारियां हैं ना जो सफाई ना करने की वजह से होती हैं। जब बच्चों के अंदर दांतों में कीड़ा पड़ जाता है एक, फिर इनके अंदर कैरियस हो जाते हैं, दांत काले हो जाते हैं, दांतों के अंदर प्लाक जमा हो जाता है, तो इनका किस तरीके से एहतियात की जाए? देखें, अब बच्चे जो हैं, अब उनका तरीक़ेकार तो यही है कि छोटे बच्चे तो लाजमी बात है वो मसवाक या ब्रश वगैरह वो नहीं कर सकते। जो छोटे बच्चे हैं उनको ये है कि थोड़ा सा कम से कम ओरल हाइजीन की आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, मतलब मुंह को साफ़ रखने की प्रैक्टिस करा सकते हैं कि वो उंगली से इससे साफ़ कर लें उसको। रात को खाना खाने से पहले अच्छी तरह कुल्ली वगैरह कर लिया करें, साफ़ कर लिया करें, या अगर मुमकिनात में से हो तो हल्का नीम गर्म पानी से कुल्ली वगैरह कर लिया करें, तो उससे ये है कि काफ़ी हद तक बेहतरी आती है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको फिर आप ओरल हाइजीन की बाकायदा प्रैक्टिस करवाएं कि
दांतों को साफ़ रखना है, किस तरह साफ़ करना है, ब्रश करने का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, किस तरीके से ब्रश करना चाहिए, या मसवाक किस तरीके से करना चाहिए। मसवाक की आदत डालें तो मदीना मदीना है, लेकिन आजकल का ट्रेंड जो है इस पे टूथब्रश वगैरह पे भी है। सफाई का यानी बचपन से शुरू से यानी एग्जैक्ट देखें, बात ये बुनियाद आप अच्छी रखेंगे ना, सही, आपको बुनियाद डालनी पड़ेगी। अगर बुनियाद आप अच्छी रखेंगे तो आपकी इमारत अच्छी खड़ी हो जाएगी। अगर मैं 15-16 साल के बाद अपने बच्चे को बोलता हूँ कि बेटा ब्रश किया करो, तो वो शायद इतनी आसानी से नहीं काबू में आएगा। सही, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं अपने बच्चे को 6 साल की उम्र से या 7 साल की उम्र से जब उसके दांत अच्छे आ जाते हैं, 20-32 दांत आ जाते हैं, तो उसको मैं आदत डलवाऊँ कि नहीं आप दांत की केयर करो, अपने दांतों की हिफाजत करो। और वही एक टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो दांतों को ख़राब करते हैं। अच्छा, कि रात को जैसे कुछ खाया पिया, मुंह में रह गया, मीठा खाया या चॉकलेट खाया, आइसक्रीम वगैरह खाई और ऐसे ही सो गए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, जो भी पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं या खाने के ज़रात हैं, किसी भी सूरत में है, चाहे वो आइसक्रीम की सूरत में हो, चाहे वो ग़िज़ा की सूरत में हो, वो आपकी जो दांतों के दरमियान जो झिर्रियाँ होती हैं ना, उसमें आके बारीक बारीक ज़रे रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। फंसने की वजह से वहाँ पे सड़न पैदा हो जाती है, यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है। फिर वो आपकी जो रूट्स हैं, गम्स हैं, उन पे जाके सोजिश पैदा कर देते हैं। तो इनिशियली जो पहली साइन सिम्टम आती है, जो अलामत आती है, वो ये है कि ठंडा गर्म लगने लग जाता है। सही है। जब आपको ठंडा गर्म लगने लग गया तो इसका मतलब आप दांतों की बीमारियों की तरफ जाना शुरू हो गए। अच्छा, तो आप बेहतर ये है कि केयर करना शुरू करते हैं। अब इस जैसे केयर में क्या ये कि दांत की सफाई वगैरह या कोई दवा वगैरह का इस्तेमाल भी इसमें होता है? नहीं, देखें, अगर तकलीफ हो गई तो फिर तो दवा है, ठीक है ना। अगर तकलीफ होने से पहले केयर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। कि तकलीफ हो गई तो फिर डॉक्टर से रुजू करके उस हिसाब से कोई भी दवा इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन उससे पहले आप एहतियातें कर लें, दांतों के बारे में ख्याल कर लें, अपना उसको सही तरीके से दांत इस्तेमाल करें। ये तो हो गया जैसे बच्चों के अंदर वो कोई मीठी चीज़ें खाते हैं, रात में बगैर मुंह धोए सो जाते हैं, तो इनमें कैरियस यानी दांतों की बीमारियाँ हो जाती हैं। अब बड़े होते जो पान गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, ये भी रात को पान गुटखा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अक्सर केसेस ऐसे होते हैं कि खा रहे हो, खाते हुए इसी हालत में सो गए, तो ऐसा करना कैसा? डेफिनेटली इसमें नुकसान ही नुकसान है। सही, नुकसान एक दांतों का तो खैर नुकसान है ही है, लेकिन अगर जैसे फ़र्ज़ करें किसी को इस किस्म का शौक़ है कि वो मुंह में रख के सो जाते हैं, अक्सर केसेस आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे केसेस हमारी नज़र से भी गुजरते हैं जो मुंह में रख के सो जाते हैं। बात तो ये फरमाते हैं कि जब तक हम मुंह में नहीं रखे हमें नींद नहीं आती है। अच्छा, लेकिन उसमें चॉकिंग होने का बड़ा ख़तरा होता है, जो एक डेंजरस चीज़ है। अगर खुदा ना खास्ता अगर नाली में जाके फंस जाए, सांस की नाली में सांस के ज़रिए फंस जाए, तो एट द स्पॉट आपको कुछ भी हो सकता है। सही, हाँ, एयरवेज ब्लॉक हो जाता है। सांस की नाली ब्लॉक हो गई तो आपको सांस लेने में दुश्वारी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि वो काम ही ना करें ना। अव्वल तो ये काम करना ही बेकार है, और वो भी इस वक्त के आप सो रहे हैं उस वक्त करना तो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उससे अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दांतों को भी ख़राब करेगा, ये ज़बान को भी ख़राब करेगा, हलक को भी ख़राब करेगा, और आपकी जो ओरल कैविटी है पूरी की पूरी, मुंह का अंदर का हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा ख़राब करेगा। उसके अंदर दूसरा मसल्स जो हैं आपके, ये पट्टे जो हैं, उसको भी अकड़ जाते हैं, जाम हो जाता है। जब ये जाम हो जाएंगे तो वो मुंह इतना सा रह जाता है, फिर आप ग़िज़ा खाने जैसे भी नहीं रहते। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब 2 फिंगर 3 फिंगर का टेस्ट भी होता है, ज़ुबान बाहर निकाल के भी टेस्ट कराते हैं, तो इसमें भी मुंह खोलने में इन लोगों को, पेशेंट इस तरह के मरीज़ों को प्रॉब्लम हो रही होती है जो ज़ायद मिकदार के अंदर पान गुटखे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो पान गुटखे का इस्तेमाल करेंगे, देखें उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अगर आप एहतियात करें, ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी मिले हुए होते हैं, उसके अंदर जो भी चूना कत्था वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, वो तो फिर माउथ के साथ साथ आपकी जो पूरी की पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी एलिमेंट्री ग्लैंड है, जो आपका जो निज़ाम हज़म का हिस्सा है, वो पूरे को इफेक्ट करता है। मैदे तक जाके वो इफेक्ट करना शुरू जैसे बच्चों में ये शिकायत मिलती है कि दांत खराब हो गए, तो उनमें ये रात को मीठा वीठा खा लिया, दांत की सफाई का ख्याल नहीं रखा। बड़ों में हमें ये शिकायत मिलती है, अक्सर ये पान गुटखे वालों में ये ज़्यादा कंप्लेन आती है, इसी तरीके से मुंह की सफाई के हवाले से। यही वजह है ना, वो केयर नहीं करते। सही, अब आगे तो इसमें ये है कि थोड़ा सा एहतियात करें, और मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी ये है कि मुँह, हाथ और मुंह, दांतों की सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर करनी चाहिए। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, मुंह की, पेट की बीमारियों से बच जाते हैं। और इसके बाद जो अगर हम अगला सेगमेंट लेते हैं, तो आप बॉडी के ऊपर आप आ जाए। सही,
अब अगर बॉडी के ऊपर आप आते हैं तो बॉडी में फिर वही बात आती है जैसे शुरू में हमने अर्ज़ किया था कि आपने हाथ लिया, नाखून लिए, ओरल कैविटी यानी मुंह की सफाई की, अब आप पूरे जिस्म की सफाई के ऊपर आ जाए। मतलब इसमें कान का भी बड़े मसाइल होते हैं, कान की सफाई का भी ख्याल नहीं रखते, कान के अंदर भी मैल भर जाता है, ये क्या चीज़ होती है? देखिए वो तो एक वैक्स होता है जो जमा हो जाता है ना, सही। वो वैक्स होता है और उसके अंदर कान की सफाई बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि वो कुछ सिलाई, कोई तीली वगैरह इस किस्म की चीज़ें ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो बड़ी डेंजरस होती है। एक तो रकम मैंने देखा है कि ये स्टील की बनी हुई होती हैं, वो तो एक साथ बनी हुई होती हैं, वो मुंह के लिए भी होती हैं, टूथपिक के तौर पे भी एक यूज़ होती है और एक कान के लिए भी वो इस्तेमाल होती है। ये स्टील की ये चीज़ यूज़ करना मुंह में और कान में, ये कैसा है? बहुत डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक है, स्पेशली कान के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि कान का हिस्सा तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है आपका, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। आप ये देखें ना कि जो कान के अंदर एक केस मेरे सुनने में आया था, काफ़ी अर्से पहले की बात ये है, स्टील तो आपने बहुत ज़्यादा ही बात कर दी। ये पेशेंट्स मैंने देखे हैं। तीली जी जी, जो कॉमनली यूज़ करते हैं ना, माचिस की तीली यूज़ करते हैं। तो एक साहब जो है कान अपना साफ़ कर रहे थे, वो माचिस का पता नहीं अंदर क्या हुआ, एलिमेंट हुआ कि वो फ़ौरन बर्न कर गया एकदम। अच्छा, मसाला जल गया उसका, तो मसाला जल गया तो उसका कान पूरा का पूरा अंदर से जो है ना वो बर्न हो गया, जल गया, ख़राब हो गया। तो ये बहुत ख़तरनाक होती है माचिस की तीली इस्तेमाल करना या कोई स्टील की चीज़ इस्तेमाल करना या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना। कॉटन की क्यू-टिप वगैरह आती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं तो, लेकिन उसका कॉटन भी कभी कभी अंदर रह जाता है। अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात क्या होता है कि खुद से कॉटन लपेट लेते हैं, किसी भी तिनके वगैरह के ऊपर खुद से कॉटन लपेट लिया और फिर उससे साफ़ करना शुरू कर दिया। जब उससे आप साफ़ करना शुरू कर देंगे तो वो उसमें चांसेस होते हैं कि वो कॉटन अंदर रह जाता है। अगर कॉटन अगर कान के अंदर रह जाए तो उसके क्या नुकसान होंगे? निकलवाना चाहिए, इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, बिल्कुल। मेरे पास पेशेंट मैंने इस तरह का एक देखा था, उसका जो कान की जो क्लीनिंग की गई थी, 10-15 कॉटन के क्यू-टिप के उसके कॉटन के वो निकले थे। 10-15 वो रह जाते थे, वो तवज्जो ही नहीं देते थे। बढ़ते बढ़ते मांस बन गया, फिर पस भी ड्रेन हुआ, क्योंकि कुव्वत समात भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। देखिए बात वहीं आ गई ना कि वो केयरलेसनेस हो गई, यानी कि आपने एहतियात नहीं की किसी चीज़ की। आप एहतियात ना करने की वजह से इतनी बड़े परेशानी में मुब्तला हो गए, यकीनन उनके साथ जो भी होंगे वो भी ठीक ठाक परेशान हो गए होंगे। छोटा मसला नहीं होता, कान का बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसमें कान की भी सफाई आ गई है, बॉडी की भी सफाई आ गई है, आपकी जिस्म की भी सफाई आ गई है। अब अगला स्टेप जो हम लेते हैं वही लेते हैं कि आप घर की सफाई करें। आपने तो सफाई कर लिया आपने, अब आप घर की सफाई पे आ जाएं, या जहाँ पे भी आप रहते हैं या कोई ऐसी जगह है जैसे दुकान वगैरह है या कोई ऐसी शॉप है। हम अपनी क्लिनिक की ही बात कर लेते हैं। अच्छा, सही। हम क्लिनिक की बात कर लेते हैं। वही क्लिनिक पे बैठे हुए हैं, क्लिनिक भी तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। सही, ठीक है ना। जब आप क्लिनिक साफ़ सुथरा होगा, आपका घर साफ़ सुथरा होगा, तो लोग वैसे ही थोड़ा सा सही हो जाते हैं। आप घर की सफाई में उमूमी तौर पे देखा गया घर का कचरा वचरा निकालते हैं। सही है। निकालने के बाद जो है वो एक थैली में रख के गेट के सामने ही रख देते हैं। अच्छा, अब वो गेट के सामने पड़ा हुआ है, वो अब जब भी खाकरोब आएंगे वो लेके जाएंगे, एक दिन में लेके जाएं, 2 दिन में लेके जाएं। अब जहाँ पे अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे तो ये तरकीब होती है कि वहाँ पे डेली बेसिस पे आते हैं, खाकरोब लेके चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ होती हैं जिनको कंजेस्टेड एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता है। अच्छा, वहाँ पे क्या होता है कि वो वहाँ पे एक उनके पास डस्टबिन तो होता है, डस्टबिन के अंदर उन्होंने लपेटा है, शॉपर में लपेटा है और ऐसे बाहर फेंक दिया उसको। सही। ये बड़ा ख़तरनाक होता है। अब उसके अंदर आप खुद सोचें कि जो भी चीज़ है, घर की गंदगी आपने बाहर फेंकी है, तो आपके बच्चे बाहर नहीं जाते क्या? सही। आपके बच्चे भी जाएंगे बाहर, हो सकता है उस गंदगी से आपके बच्चे ही बीमार होकर वापस आ जाए। तो आप उसकी केयर करें। हर जगह पे जो भी है एक कचरा खाना बनाया हुआ होता है, वहाँ पे उसको डालना चाहिए ताकि उसको सही तरीके से ख़त्म किया जाए या उसको जला दिया जाए या बंद कर दिया जाए, इस तरीके से करना चाहिए। अब इसके साथ अगर आप अपने कमरे की सफाई के ऊपर आ जाए, ठीक है ना, जैसे आपके कमरे में है, घर है आपका, किचन है आपका, बाथरूम है आपका। अब घर के अंदर 3-4 2 इम्पॉर्टेंट जगह होती हैं जहाँ पे सफाई का मेयार बहुत अच्छा रखना पड़ता है। अच्छा। एक तो आपका किचन और एक आपका बाथरूम। सही। क्योंकि ये दोनों जगह ऐसी होती हैं जो
कंटिन्यूसली लगातार जैसे मदनी चैनल पे दिखा ये किचन की हालत देखें, किचन की क्या हालत है। अब इस किस्म का हालत होगी, किचन होगा, तो इसमें आप ये देखें कि कितना चूल्हे के ऊपर जो है ना, ये वो चीज़ें हैं जो ओवरबर्न हो जाती है ना, जल जाती है, नीचे गिर जाती हैं, और फिर ये बर्तनों को इस तरह छोड़ देना। ये अब यहाँ पे अगर कोई इंसान जाएगा तो वो क्या इसको फील करेगा, एक साइकोलॉजिकली वो वैसे ही परेशान हो जाएगा, यार घर कैसा है क्या नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर डेफिनेटली आपका अपना इमेज भी ख़राब होता है, बहुत सारी चीज़ों के मसले मसाइल भी हो जाते हैं इसके अंदर। तो सब ये जिस तरीके से मदनी चैनल पे अभी दिखाया था किचन की हालत है और इस तरह से, तो इसके अंदर तो ना ख़ास किस्म के कुछ जरासीम होते हैं, वो पनपते हैं। बिल्कुल। क्लोस्ट्राइडियम वगैरह जो बैक्टीरिया होते हैं, ये मोस्ट कॉमन कॉज बनते हैं आपके डायरिया के, बनते हैं डायरिया के कॉज इसके अंदर बनते हैं, उल्टी वगैरह के बनते हैं, फूड पॉइजनिंग के रीज़न इसी तरह किचन से ही कॉज निकलते हैं। अब देखें ना, ये चीज़ें अगर आ गई किचन के अंदर, सही, तो किचन के अंदर आपने मेहमानों को दावत दे दी, एक तो मेहमान आपके खाना खाने चले गए, खा के चले गए, एक दूसरे मेहमान हैं जो अब आने वाले हैं। अच्छा, वो हैं कॉकरोचेस। सही, ठीक है ना, उनके लिए भी तो खाना आ गया ना सामने, तो अब वो तो आएंगे ही आएंगे। अगर आपने उनको सही तरीके से वॉश करके नहीं रखा, प्रॉपर क्लीनिंग करके नहीं रखा, तो डेफिनेटली रात भर वो कॉकरोचेस ही आते रहेंगे, और फिर वो कॉकरोचेस जो हैं सुबह के टाइम वापस चले जाएंगे खा पी के। जब सुबह आप उसकी सफाई करेंगे तो वो इतनी जल्दबाजी में सफाई हो रही होती है, क्योंकि एक बर्डन सामने नज़र आ रहा होता है, एक रश नज़र आ रहा होता है, इतने सारी चीज़ें हैं, दिन का काम भी निपटाना है और ये भी करना है, रात का भी बर्तन धोने हैं, तो वो सफाई में बदएहतियाती हो सकती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो जिसकी वजह से आपने चले सारी चीज़ें तो बड़ी अच्छी कर ली, आपने कुकिंग बड़ी अच्छी कर ली, आपने पानी भी बॉईल कर लिया, लेकिन जिस बर्तन में आपने इस्तेमाल किया, क्या वो बर्तन सही था? सही, ठीक है ना। अब वो बर्तन तो रात भर काकरोच उसके ऊपर घूमते रहे, सुबह भी आपने पानी से खंगाल के रख दिया, अच्छा खासा करके रख दिया, उसको देखने में बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन जरासीम इतने ज़्यादा हैं उसके ऊपर, और उसी के ज़रिए आपने खुद भी खाना खा लिया, हो सकता है आपके बच्चों ने भी खाना खा लिया, फिर वो शाम को पेट में तकलीफ। इसी हवाले से तवज्जो आई है कि जो बच्चों को जो फीडर होता है, इसको किस तरह से स्टेरिलाइज किया जाए, इनको बोटल्स वगैरह को किस तरह से स्टेरिलाइज करके बच्चों को फीड कराया जाए। अक्सर अमूमन जो है वो एक ही बोतल होती है, उसी से फीड कराया जा रहा होता है, वही इस्तेमाल हो रही होती है। इसमें क्या तरकीब रखनी चाहिए? देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हद्दुल इम्कान कोशिश किया करेंगे फीडर का इस्तेमाल ना करें। सही, हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि फ़ीडर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ़ीडर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। फीडर का इस्तेमाल नहीं करें तो फिर कैसे फीड कराया जाए बच्चों को? मदर फीड नहीं, ये तो एक उम्र गुजर गई 2 साल, अब उसके आगे पीछे भी बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। गिलासेस, सही, गिलासेस हैं, बाउल्स हैं, अच्छे गिलासेस, खूबसूरत अट्रैक्टिव गिलासेस भी आते हैं, बच्चों को दें, उससे आदत डलवाएं। अब अगर 2 साल की उम्र, 2.5 साल की उम्र के अंदर हम गिलासेस से या प्याले से या किसी चीज़ से हम पिलाने की आदत नहीं डालेंगे तो कब डालेंगे उसको? सही, आप एक टाइम तक तो उसको आप दे सकते हैं, उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि उसको, अगर आपने एक दफ़ा, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अर्ली एज पे उसको फीडर की आदत डाल दी, सही, ठीक है ना, अर्ली एज पे फीडर की आदत डालने का मतलब ये है कि अब वो इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये इंसानी नफ्सियात है, ईजी वे ढूंढता है इंसान। अच्छा, ठीक है ना। अब जब बच्चा फीड करता है तो उसको कुछ एक मसल्स जो है उसको ज़्यादा पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है, जबकि फीडर के अंदर वो पावर इतनी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, बड़ा इजी वे होता है उसको फीड कराने बहुत का इजी वे, आसान बहुत तरीका। इजी वे होता है, तो उसके अंदर बहुत आसान तरीके से उसको दूध मिल रहा होता है ना, तो इसी वजह से वो नहीं कर पाता है, वो आराम से कर लेता है, और फिर वो उसकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, फिर वो उसको छोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगते हैं, डॉक्टर साहब इतना बड़ा हो गया, ये फीडर नहीं छोड़ रहा है, ये नहीं कर रहा है, फलाना नहीं कर रहा है, या फिर हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन जो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब इसका पेट ख़राब हो गया, मोशन हो गया, ये हो गया, हम तो फीडर को धोते हैं, हम तो अच्छी तरीके से करते हैं, भाई फीडर लगाई क्यों है आपने? सही, लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी फीडर आपने। तो अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं फीडर, छोड़ भी नहीं पा रहे, छोड़ना भी है, तो उनको स्टेरिलाइज कैसे करें, साफ़ कैसे रखें, इसकी कोई तरकीब, बोटल्स को गर्म पानी में रखें, क्या करें? देखें, इसमें जहाँ तक ये है कि जो इसकी जो डेंजरस चीज़ होती है ना, वो होती है उसकी निपल।
सही। निपिल जो होती है, क्योंकि वो प्लास्टिक की, उस रबड़ की बनी हुई होती है, और रबर की क्वालिटी भी कभी अच्छी होती है कभी नहीं भी होती है। तो बेहतर है कि अच्छी क्वालिटी, अव्वल तो यूज़ ही ना करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हालत मजबूरी, बहुत ऐसी कंडीशन होती है उसमें मजबूरी में देना पड़ता है, सही। लेकिन ऐसी कंडीशन हो तो अच्छी क्वालिटी की आप यूज़ करें, उसको अच्छी तरह बॉयल कर लें, यानी पानी को बॉईल करके उसको उसमें पूरा रख दें। बिल्कुल उसी तरह रख दें। तो उसमें अच्छी तरह बॉयल करने 5 के मिनट बाद 10 मिनट तक उसको पानी में डिप रहने दें। बिल्कुल अच्छी पहले बॉयल हो जाए अच्छी तरीके से। सही। जैसे कहते हैं ना जैसे कि खोल रहा है पानी, पानी बॉईल हो गया, पानी बॉयल हो रहा है, खोल रहा है। खोलने के बाद जो है आप उसमें रखें, थोड़ी देर तक, तकरीबन 5-10 मिनट तक रखें। उसके बाद उसको निकालें, साफ़ करें। साफ़ करने के बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आप इसमें श्योर नहीं हो सकते कि ये 100% बेहतर हो गया है, ठीक है, स्टिल श्योर नहीं हो सकते। लेकिन इससे ये है कि बहुत हद तक आपकी बचत हो जाती है। कुछ कॉलें हैं सलमान भाई, कॉल दे दीजिएगा। तो मेरा इस्लाम मदनी क्लिनिक में डॉक्टर साहब से ये सवाल है। मुस्लिम मुन्ना है जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल है। उसके दांतों में जो है फ्रंट वाले जो दांत हैं उनमें कीड़ा लगा हुआ है, और बैक साइड पे जो दाढ़ है उसमें भी जो है वो थोड़ा बहुत इस तरह महसूस होता है कि जैसे मतलब पस है या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसको पेन होती है। 4 साल है, तो इस कंडीशन में अब ब्रश तो हम खुद करते हैं, लेकिन क्या क्या ऐसी तदबीर इख्तियार की जाए कि उसका ये जो प्रॉब्लम है, ये जो फ्रंट पर कीड़ा लगा हुआ है और बैक में भी उसको पेन होता है दाढ़ों में, तो ये मसला उसका हल हो सके। जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दांतों में कीड़ा लगा हुआ, 4 साल की उम्र है अभी। लाजमी सी बात है, आजमाइश तो होगी इनको। इसका बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप जो भी डॉक्टर से मशवरे से एक दर्द की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों को छेड़छाड़ी नहीं करनी, क्योंकि अभी तो उसकी ग्रोइंग स्टेज है। अभी दांत उसके जो हैं वो खुद ब खुद गिरेंगे, फिर नए दांत आएंगे, स्पेशली बैक साइड के जो दाढ़ वगैरह होती है। सब ये कीड़ा अमूमन बच्चों में पड़ जाता है, इसकी कोई ख़ास वजह होती है या ऐसे ही? बात वो ये केयरिंग, ओरल हाइजीन नहीं होती, सफाई मीठा खा के सो गए, ऐसा बच्चों में नहीं कर पाते ना, बच्चे नहीं कर पाते ये चीज़। हम लोग बाज़ औक़ात हम लोगों से भी कोताहियाँ होती हैं, वालिदैन से भी कोताहियाँ होती हैं कि वो नहीं उसको ट्रेन कर पाते कि यार आप कुल्ली कर लें या ये कर लें। अगर खाली हम शुरू से आदत ही डलवा देंगे, कुल्ली कर लें अच्छी तरीके से और हाथ से उंगली चला लें। अब हाथ से तो आप चला सकते हैं, नाजुक उंगलियों मसूड़ों पे चल सकती है हाथ से, उससे भी काफ़ी हद तक ओरल हाइजीन हो सकती है आपकी। लेकिन एक स्टेज के बाद आप मसवाक या पूरी पेस्ट वगैरह जो भी है उसकी आप तरकीब बनाएं। इनका 4 साल का जो बच्चा है उसमें बेहतर तो ये है कि कोई भी डॉक्टर से मशवरे से जो है दवा इस्तेमाल की जा सकती है, पेन किलर वगैरह, ताकि इनकी तकलीफ खत्म हो जाए। पीछे के दांतों के अंदर पस आ गया, इसका मतलब ये एग्रेवेट कर चुका है, बढ़ चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है। तो ये कह रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया अभी तक। हाँ, ये बकौल इनके तो ये कह रहे हैं। इनको तो मेरे ख्याल से मशवरा ये होगा कि डेंटिस्ट को चेकअप करा के लाजमी तौर पे इसको ओपिनियन वो कर लें, ओपिनियन दवा वगैरह ले लें। इसमें लाजमी बात है, इतनी छोटी उम्र में कोई प्रोसीजर तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि अभी दांत तो इसके गिरेंगे ही, फिर नए दांत आएंगे इसके। अब जो नए दांत आएंगे उनमें केयर बहुत ज़्यादा करूँगी, क्योंकि उसके बाद वो नहीं गिरेंगे और फिर वो नए दांत नहीं आएंगे। एक दफ़ा गिर गए तो फिर दोबारा नहीं आएंगे वाले दांत। तो उसमें ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। ये जो अब दांत डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ तो ख़त्म करवाएं, डॉक्टर से मिल के मशवरा करके ये तकलीफ़ ख़त्म करवाएं, और इसमें थोड़ी सी आदत डलवाएं बच्चे को दांत को साफ़ रखने की। रात को सोते वक्त जो है वो कुल्ली वगैरह कर ले या कुछ कर ले, इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी तकलीफ़ में बेहतरी आ जाएगी। सही। दूसरी कॉल दीजिएगा सर। मेरा नाम हाजिरा शेजादी है, गुजरात से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 4 साल है। मेरे पेट में 4 साल हो गए हैं, दर्द होती है, कोई इलाज बता दे। मदनी के 4 साल हैं, पेट में दर्द होता है, तो इनके लिए ये अर्ज़ है कि ये मीठी चीज़ें या जो बाज़ार के जो चिप्स वगैरह होते हैं इनसे बचें, ना खाएं। 4 साल की उम्र में यकीनन इनको शौक़ होता होगा बाहर जाने का, वालिदैन भी जो हैं वो बच्चों को खामोश कराने के लिए दिला ही देते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिलसिला है तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए, ऐसी चीज़ें ना दिलाई जाएं। छोटा बच्चा है, हो सकता है कि ओवर ईटिंग की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से जो है ना एसिडिटी वगैरह होती हो, पेट में दर्द होता है। सब बच्चों के अमूमन पेट में कीड़े भी पड़ जाते हैं, ये क्या चीज़ होती है?
पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन वो तो उसमें मामलात ही उसके साइन सिम्टम ही अलग आ जाते हैं, सही, उसकी अलामत ही डिफरेंट हो जाती है। ये ज़्यादातर ये बाहर के खाने पीने की वजह से भी पड़ जाते हैं, पानी की वजह से पानी भी की पड़ वजह जाते से हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, पानी होता है ना, उसकी बच्चों वजह में से ही भी- ज़्यादातर ये कंप्लेंट बड़ों में मिलती भी है। होती है, बड़ों में भी होती है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा होती है। और इसका बड़ा सिंपल सा, बहुत आसान सा इलाज है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई ऐसी अलामत होती है तो वो किसी भी डॉक्टर से रुजू करके इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। जहाँ तक इन बच्चे का सवाल है, तो इनको यकीनन इनके वालिदैन को ख्याल रखना चाहिए कि क्या ग़िज़ा बच्चा क्या खा रहा है, सही, पानी बॉईल करके ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। अगर ऐसा है तो उनको कंट्रोल कर लिया जाए, खाने पीने पे कंट्रोल कर लिया जाए, तो पेट के मामलात इंशाअल्लाह जो बेहतर हो जाएंगे। अगर इनको सिर्फ पेट में दर्द, सिर्फ दर्द ही होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर दर्द के साथ इनको पेट में मोशन वाली कैफियत होती है, दस्त वाली कैफियत होती है, सही। तो ये है कि डॉक्टर से रुजू करके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के फिर एहतियात करें। अच्छा तो डॉक्टर साहब, ये जैसे 4 साल का बच्चा है, पेशेंट है ना, ये इस तरह के और भी हो सकता है पेशेंट हो, इनको मोशन हो जाते हैं या मोशन हो रहे हों, तो इसका कोई ऐसा कोई घरेलू इलाज भी मौजूद है जो फौरी तौर पे बच्चों लेने की, अभी क्योंकि गर्मियों का मौसम है? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो हम तो सिर्फ़ और सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं उसकी, जो आपका निमकोल का पानी होता है, सही, सिर्फ रिकमेंडेशन उसकी देते हैं कि अगर बच्चे को 10 मोशन भी हो रहे हैं तो आप लिमकोन का पानी इतना पिलाएंगे उसकी जो कमज़ोरी है, नकाहत है, वो ना पैदा हो, पानी की कमी उसके अंदर ना पैदा हो। तो पानी असल बच्चे के लिए जो डेंजरस होती है वो होती है उसकी पानी की कमी, सही, नमकियात की कमी। अब जैसे अगर किसी को बच्चा है, उसको मोशन भी हो रहे हैं, पानी भी अगर निमकोल का पिला रहे हैं, तो खाने पीने में क्या है, खाना पीना वैसे ही रखें या इसमें कोई एहतियात भी करनी देखें, है? अगर खाली मोशन हो रहे हैं तो अब डिपेंड करता है कि वो एज कितनी है उसकी। सही, अगर वो ऐसा बच्चा है जैसे मदर फीड वगैरह पे होता है, तो बेहतर है कि सिर्फ माँ का दूध है, उसके ऊपर की कोई चीज़ नहीं देंगे, बाहर की चीज़ कोई बाहर नहीं की कोई चीज़ नहीं सही। देंगे। लेकिन अगर वो ऐसा है जैसे बाहर की चीज़ें खा सकता है, तो सॉफ्ट डाइट, हल्की ग़िज़ा, दलिया, खिचड़ी, साबूदाना, दही दूध वगैरह रोटी, दे सकते दही हैं? वगैरह हल्का, और फ्रूट में कोई केला वगैरह? बिल्कुल दे सकते हैं। सॉफ्ट डाइट, जो भी ग़िज़ा है, नरम ग़िज़ा दें जो आसानी से वो बच्चा हज़म कर सके। लेकिन अगर उसको साथ उसके बुखार भी हो रहा है या कोई और ऐसी अलामत आ रही है, तो ये है कि डॉक्टर से रुजू कर लें। हो सकता है किसी ऐसी दवा की ज़रूरत हो जो उसके जरासीम को किल करने में उसकी मदद कर सके। सही, अच्छा, हम बात कर रहे थे घर की सफाई की। अब घर की सफाई के अंदर बाज़ इलाकों में क्या होता है कि कूड़े करकट के जो ढेर लगे हुए होते हैं, वो जो हमारे पब्लिक होती है उनके लिए बड़े ख़तरनाक अरे होते डॉक्टर साहब, इसी वजह से ये हेपेटाइटिस, टीबी, हाँ, बिल्कुल इसी तरफ आ रहे इसी हैं। वजह से फैलता है। हम उसी तरफ आ रहे हैं ना, देखो कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। अगर फ़र्ज़ करेंगे वहीं से जो है आपका गुज़र होता है खुदा न खास्ता, और वहाँ पे कोई ऐसी निडल पड़ी होती है, कोई ऐसी सिरिंज पड़ी हुई होती है, कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई होती है जो आपको चुभ जाती है या लग जाती है खुदा न खास्ता, तो आप को बड़ा ख़तरा हो जाता है हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस जो इस वक्त बहुत बी तेजी और से, सी, ए और ई, हाँ, तो खैर पानी की वजह से फैल जाती है। बी और सी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रही है। अच्छा, एक कॉल है मौजू से रिलेटेड, हम पहले वो ले लेते हैं। जी, कॉल सुनाइए। माशाअल्लाह, आपका सफाई वाला मौजू बहुत ही अच्छा है। मेरा ये सवाल है कि अगर चावल में कीड़े पड़ जाए तो क्या उसमें भी जरासीम होते हैं? और कई लोग कच्चे चावल खाते हैं, तो क्या ये नुकसानदेह है? इंशाअल्लाह बताते हैं। तो चावलों में कीड़े पड़ जाएं, अब ये नहीं बताया कच्चे चावल में कीड़े पड़े या पके हुए चावल में नहीं, कीड़े कच्चे में पड़े होंगे इसीलिए पूछ रहे होंगे, पक्के हुए में तो शायद नहीं। पड़े। कच्चे चावल में कीड़े पड़ जाएं तो वो कीड़े भी गालिबन सफ़ेद रंग के ही होते हैं चावलों में जो पड़ते हैं, तो वो बेहतर है, उससे थोड़ा सा बचा ही जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर ये है कि वो पोर्शन को आप लाजिम है थोड़े बहुत ही होंगे उसके अंदर, जो पोर्शन है हटा के अगर उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करके और उसको बॉईल करके इस्तेमाल करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल एहतियात कर लें तो अच्छी बात है। या तो डॉक्टर साहब, अगर चावलों में कीड़े हो गए तो अगर उनको थोड़ा किसी चीज़ में फैला के धूप लगा दी जाए तो इससे भी फ़र्क पड़ सकता है? हाँ, बात वही आती है ना, रास्ते तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन बेहतर है एहतियात कर लें। सही, आप ज़ाया ना करें इसको। और अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसी सिचुएशन है कि पोजीशन ऐसी है कि अब ज़ाया भी नहीं करना है,
खाना भी है उसको, तो बेहतर है कि ये पोर्शन जो ख़राब है इसका, जिस तरह एक तो ये तरीका आपने बताया धूप के ज़रिए धूप में रख लें आप इसको, इससे ये एक साफ़ हो सकता है, या फिर वो जो भी कीड़े इसमें पड़े होते हैं वो ऐसे नेकेड आई से खुली आंख से नज़र आते हैं इंसान को, तो उनको हटा के उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करके धो के और बॉईल करके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। दूसरा सवाल कच्चे चावल और कच्चे चावल खाना कैसा? कच्चे चावल के, अच्छा कच्चे चावल बच्चे ने सवाल पूछा, अक्सर ही लोगों को आदत होती है कच्चे चावल खाने की, उसमें 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी शिकायतें आती हैं एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द की शिकायतें तो आती हैं कि पेट में दर्द होता है, तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री वगैरह लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार ये इस किस्म की चीज़ें हैं, उसने कोई ऐसी चीज़ खाई है, कोई कच्चे चावल वगैरह जो बहुत से लोगों की बच्चों की बिलखुसूस, बड़ों की भी आदत होती है लेकिन बच्चों में बिलखुसूस ये आदत होती है। अब वो वजूहात क्या हैं ये आज तक मेरी तो समझ में नहीं आई है। एक तो मेरी अपनी परसेप्शन ये है इसके अंदर कि उसमें वो क्रंची एक टेस्ट आता है ना, एक शायद वो क्रंची टेस्ट की वजह से, यानी वो कुरकुरे वाली टेस्ट जो आते हैं ना उसकी वजह से शायद वो बच्चे पसंद करते होंगे। कच्चा खाना ना खाएं तो चावल खाने से मतलब उसका मतलब पेट के अंदर मसाइल तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है, बेहतर है कच्चे चावल का इस्तेमाल ना करें। तो बल्कि इवन कोई भी कच्ची चीज़ जो है वो ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है, चावल नहीं कोई सी भी कच्ची चीज़ उसको ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो इलाके के अंदर इलाके में कूड़े करकट के ढेर पड़ जाते हैं, एक तो उससे बीमारियां, प्लस उसके साथ जो आपकी मुख्तलिफ जानवर मतलब जो आप कीड़े मकोड़े लाल बैग वगैरह जो है वो वहाँ से क्रिएट होते हैं, पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सही है। फिर वही जो है फैलना शुरू हो जाते हैं, आपके इलाकों के अंदर चलना शुरू हो जाते हैं, फिर वहीं से ही आपकी गंदगी का सिलसिला लाजिम होता है। वो नाली नाली वगैरह में चले जाते हैं, ड्रेनेज में चले जाते हैं, फिर उसी ड्रेनेज के ज़रिए जो है वो उसमें चले जाते हैं। तो उसमें भी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसमें काम बड़ा मुश्किल है, ये इर्द गिर्द की सफाई रखना आसान काम नहीं है, एक अकलौते आदमी का काम नहीं है, आपका या सलमान भाई का या डॉक्टर कामरान का काम नहीं है। डॉक्टर कामरान तो चलो ये सलमान भाई जो कर लेंगे, बाकी वो क्या करेंगे, बाकी क्या बोलेंगे, आपका क्या जा रहा है भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब इसमें हम अगर इसमें ये कर सकते हैं कि तो तवज्जो दिला दें कि इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, इस वजह से हो सकता है कि कोई आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ही यही था कि लोगों की थोड़ी सी, अब लोगों को पता तो होता है कि यार ये नुकसानदेह चीज़ है, मालूम तो होती है, लेकिन वो एक उनके अंदर वो चीज़ पैदा नहीं होती है कि यार हमें ये करना चाहिए। हम खुद इससे बीमार हो सकते हैं, हम दूसरों की नहीं, हम अपनी तो केयर कर सकते हैं ना। हो सकता है मेरा बच्चा उसी कचरे के अंदर से गुजर रहा हो, उसके पास से गुजर रहा हो, या वहाँ से कचरे से मेरे घर में ही कोई जरासीम आ जाए। सही, हम ये इस चीज़ को तो एहसास पैदा कर सकते हैं ना कम से कम। तो इसी वजह से ये टॉपिक को आज हमने चॉइस किया था कि हो सकता है कि किसी को हमारी बात समझ में आए तो इसको केयर करने की कोशिश करें। अच्छा, एक बहुत ख़तरनाक और बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन ने अक्सर नाम सुना होगा, टाइफाइड का। क्योंकि हर मैं समझता हूँ कि बड़ा कॉमनली यूज़ किया था कि इसको टाइफाइड हो गया। उसकी मेन वजह यही होती है, सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपकी जो हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, आपकी जो बेसिक सफाई सुथराई के मामलात होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। अच्छा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। आप ये देखें ना कि आप टाइफाइड को अगर हम देखते हैं तो हमारा जो हमने पहले सिलसिलों में भी इसका तस्करा किया कि हमारा कंट्री जो है टाइफाइड के हवाले से अगर दुनिया में देखा जाए तो 15वां नंबर है। अच्छा, इतना ज़्यादा कॉमनली हमारे यहाँ टाइफाइड होता है। तो उसकी रीजंस यही होती हैं कि अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं। डॉक्टर भी टाइफाइड होता है तो उसकी क्या अलामतें क्या होती हैं, साइन सिम्टम क्या होते हैं? देखिए, इसमें वेरीज करता है, डिफरेंट वेरीज करता है। एक तो बुखार की कैफियत होती है, जिस्म का गिरना हो जाता है, मुंह कड़वापन आ जाता है, और किसी कंडीशन में सर्दी भी लगती है। ठीक है ना। अगर हम एग्जामिन यानी कि चेकअप करने पे आते हैं तो जो ज़बान जो है वो अभी हमारी पिंकिश होती है, तो उस वक्त बिल्कुल वाइटिश हो जाती है, जिसको हम कोटेड टंग कहते हैं। सही है। ये भी एक होती है। फिर अगर हम हार्ट बीट अगर चेक कर रहे होते हैं तो हार्ट बीट के हवाले से अगर देखते हैं तो हार्ट बीट आम बुखार के अंदर तेज़ चलती है, जबकि टाइफाइड में हार्ट बीट स्लो चलती है। सही है। अगर फ़र्ज़ करेंगे हमारा आम बुखार 100 है तो हमारा हार्ट रेट हमको हो सकता है 110, 105 इस तरह मिले।
सही। लेकिन टाइफाइड में अगर बुखार 100 है तो हो सकता है हमारा हार्ट रेट जो है, दिल की धड़कन जो है वो 80-85 मिले हमको। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है, वो डॉक्टर ही डायग्नोस कर सकता है। टाइफाइड का फैलने का भी कुछ सीज़न होता है कि गर्मियों में ज़्यादा फैलता है या सर्दियों में? अक्सर पेशेंट गर्मियों वगैरह में ज़्यादा टाइफाइड के उसकी देखें गर्मियों में वजह सारी वही होती है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मी, सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कम होता है। सही। गर्मियों में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और मुख्तलिफ शक्ल में पानी का इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे ठेलों में आप शरबत पी रहे होते हैं, आपने गोला गंडा खा रहे होते हैं। सही। अब ये गोला गंडा देखने में तो एक बड़ी अच्छी खूबसूरत रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अगर आप उसकी डेप्थ में जाएं, सही है। तो जब आप डेप्थ में जाते हैं तो उसमें 3-4 फैक्टर्स नज़र आते हैं। अच्छा। एक तो ये है कि वो जो बर्फ़ आई है पीछे से जी, बन के, वो कैसे पानी से बन के आई है, पहला सवाल। दूसरा, जिस चीज़ पे ये रगड़ रहा है, सही, वो गंडा बना रहा है, वो किस किस्म का है? वो मेटल का अमूमन बना होता है, मेटल का बना हुआ है और बाद को रस्टेड भी होता है। अक्सर देखा रस्टेड भी होता है, यानी जंग लगा हुआ होता है। तीसरा, वो जो हाथ इस्तेमाल कर रहा है, उसके हाथ कितने साफ सुथरे हैं। डॉक्टर साहब, इस हाथ के ऊपर से ये केस हुआ था एक इलाके के अंदर कि उस इलाके के अंदर हेपेटाइटिस ए के बहुत सारे पेशेंट जो ना पैदा होना शुरू हो गए थे, तो उसकी सर्वे वगैरह किया गया था। तो उस इलाके के अंदर एक ठेला था, वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग थे, वो बर्गर वगैरह बनाते थे। तो वो बर्गर बनाते तो उसमें प्याज वगैरह भी डालते थे। तो जब प्याज की कटिंग करते थे तो उनका अक्सर ब्लीड हो जाता था, यानी कटिंग करने से खून निकल आता था। उसी से वो बर्गर वगैरह बना के दे दिया करते थे। तो उसकी तहकीकात वगैरह की गई तो उन बर्गर बनाने वालों को जब टेस्ट किया गया ना, तो हेपेटाइटिस ए वो पॉजिटिव निकला, वो पॉजिटिव निकला। तो अब उनका ब्लड खून निकलता था, वो निकल के उन्हें बर्गर में लग जाता था। उसी वही बर्गर जितने लोग खा रहे थे वो सारे इन्फेक्टेड हो रहे थे। तो इस तरीके से पूरे इलाके के अंदर ये हेपेटाइटिस ए फैल गया था। तो बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए कि इन चीज़ों को ना ही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। इसी में सबकी आफियत है, बेहतरी है कि ऐसी चीज़ों से बचे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें अगर हम अब आते हैं कि मुझे इसमें थोड़ा सा आप सलमान भाई गाइड करें कि एक बीमारी है हमारी कंट्री के अंदर जिसको टीबी कहते हैं, यानी ट्यूबरकुलोसिस। इसकी कोई रिलेशन बनती है इसमें? तो सर टीबी इस वक्त जो है ना, अगर सफाई सुथराई का हिसाब किताब रखते हैं, वो टीबी भी हमारे यहाँ बड़ी कॉमन सी होती है। अगर टीबी की बीमारी हो गई, हर चौथे पाँचवें घर में कोई टीबी का मरीज़ मिल जाता है हमें। डॉक्टर, टीबी जो है ना, ये एशिया के अंदर जो है ना बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। इसकी मेन वजह जो होती है ना, वो गंदगी होती है। इसका जो बैक्टीरिया, तो ट्यूबरकुलोसिस का ये खुद एक ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया आएगा, वो गंदगी के अंदर ही ग्रो कर रहा होता है, वो आपके चेस्ट को इन्फेक्ट कर देता है। अब वो चेस्ट में फेफड़ों के अंदर जाके वो बैठ जाता है, वहीं पे जगह बनाता है। इसके अंदर टीबी के जो मेन सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, क्रोनिक कफ मिल रही होती है, कफ की हिस्ट्री मिल रही होती है, बलगम आ रहा होता है इनको, और बुखार मिल रहा होता है। दोपहर के टाइम या सुबह के टाइम लो ग्रेड फीवर की हिस्ट्री मिल रही होती है। और इसी तरह के पेशेंट होते हैं, ये क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होते हैं। नहीं, इसमें सलमान भाई फिर मतलब ये है कि हम बचाव किस तरह करें इनका, कि अब क्या करना चाहिए कि भाई अब कचरा वगैरह है, सामने कचरा कुंडी भी पड़ी हुई है, तो अब क्या करें, क्या अब आदमी करे क्या बेचारा इसके अंदर? डॉक्टर साहब, इसके अंदर इसी वजह से हमने टॉपिक सेलेक्ट किया था कि सफाई सुथराई के मौजूआत खुद पे तवज्जो दिलानी थी। हम अपनी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें और माहौल की सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना है। और ये टीबी है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, ये फैली इसी वजह से रही हैं और इसी वजह से फैल जाती हैं। ये कोई कॉल ले लें हम? कॉल है तो कॉल दे दें। मैं असलम अत्तारी कल हिंद के सूबे गुजरात के शहर कलोल से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखने की सआदत हासिल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी क्लिनिक सिलसिला जारी व सारी है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गुटखे मसाला वगैरह खाने से मुंह में तरह तरह की बीमारियां, मुंह बंद हो जाना ये मुमकिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल की बरकत से ये सारी आदतें तो कम हुई है, छूटी है, लेकिन मुंह में तकलीफ जैसे मुंह बंद होना, खून आना और इसी तरह तरह की तकलीफें मुंह में हैं। तो अब इनका क्या इलाज किया जाए कि ये मुंह हमारा खुल जाए और यूं मुंह की तकलीफें दूर हो जाए, तो कुछ मदनी फूल इनायत फरमाइए। सलमान भाई, वही कॉल आ गई जिस पे भी हम बात कर रहे थे कि गुटखा वगैरह इस्तेमाल करने से जो मसल्स वगैरह जो काम नहीं करते,
गुटखा खाने से सिर्फ मुंह का ही नुकसान नहीं होता, पूरी बॉडी में नुकसान होते हैं, पूरी बॉडी। जैसे वो लोग जो पान गुटखा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनको तो मोस्ट कॉमन जो है कि माउथ का कैंसर भी हो जाता है, माउथ इन्फेक्शन भी होते हैं, दांतों के इन्फेक्शन भी इनको होते हैं, दांत भी इनके ख़राब होते हैं। फिर दूसरा इनका जो होता है ना एसिडिटी के प्रॉब्लम, तेज़ाबियत के प्रॉब्लम, पेट के जितने पेप्टिक अल्सर वगैरह जो ये सबसे ज़्यादा आपको यंग एज के अंदर जो मिलेगा वो उन लोगों में मिलेगा जो पान गुटखा खाने के आदी होते हैं। रीज़न ये होता है कि जो पान गुटखा वगैरह होता है उसके अंदर टोबैको भी मौजूद होती है, चूना जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये खुद जाके वो कार्सिनोजेनिक होता है बेसिकली। ये जो पेट का जो म्यूकोसा होता है, पेट की जो दीवारें होती हैं उनको डैमेज कर रहा होता है। इसी तरह जैसे ये आंतों में जाता है, आंतों को भी डैमेज कर रहा होता है। और चूना चूँकि इसके अंदर मौजूद मिक्स हुआ होता है तो वो रीनल स्टोन का कॉज भी बन जाता है। अच्छा, इसमें चूने के हवाले से मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को एक बात बताता चलूँ कि अगर किसी ने चूने की देखनी है कि चूने के क्या नुकसानात होते हैं, तो वो जो चूना बाज़ार में मिलता है वो लेके थोड़ा सा पानी में डाल के देख लें। सही है, वो उसी वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये आपके स्टमक में, आपके पेट में जाता होगा तो क्या असर करता होगा, तो उसी वक्त अंदाज़ा हो जाएगा। जी सलमान भाई, माजरत। मैं इस पे यही अर्ज कर रहा था कि लोगों को अक्सर लगता है कि इसे मुंह के ही कर रहा होता है, लेकिन बॉडी में जितना ये जा रहा होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ये ना पेप्टिक अल्सर ये बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। अल्सर की शिकायत यंग एज के अंदर बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। प्लस मैंने ये अक्सर तजुर्बे में ये भी देखा है, वो लोग जो पान गुटखे के शौकीन होते हैं, जो खा रहे होते हैं, उनको डीएनएस की भी प्रॉब्लम हो रही होती है, यानी नाक की हड्डी का भी प्रॉब्लम होता है, रिपीटेड साइनस का भी प्रॉब्लम आ रहा होता है, और स्टोन्स की छालियाँ भी इसके अंदर मिक्स हुई भी होती है। गुर्दों में पथरी की भी हिस्ट्री इन्हीं के अंदर ज़्यादा मिल रही होती है। अच्छा, इसमें इनका जो बेसिकली सवाल था वो ये था ये कि तो इनका ये तो आपने इनकी डिटेल्स बता दी कि भाई क्या क्या इनको नुकसान मज़ीद हो सकते हैं, अल्लाह ना करे इनको हों, लेकिन ये है कि ख़तरे में तो मौजूद थे ये। अब अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल की बदौलत ये वहाँ से बाहर निकल आए, छूट गया। लेकिन ये जानना मेरे ख्याल से ये चाह रहे हैं कि अब ये छोड़ तो दिया है, तो मेरे ख्याल से इनके कॉम्प्लिकेशन शायद डेवलप हो चुके हैं। मुंह उनका पूरा नहीं खुल पा रहा होगा। बिल्कुल। अब इसके लिए ये है कि जो इनके जबड़े के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं ना, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, जो जबड़े के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे रुजू कर लें। इसकी फिजियोथेरेपी होती है, वर्जिश वगैरह होती है, वो उनको एडवाइस कर देंगे। इंशाअल्लाह तो चल इनका मुंह खुलना प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगा, अगर ये सही उनकी तरीके से करें और प्रॉपर करें। और इसमें फिर दूसरा इनको अपने मुंह की हाइजीन का, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। लाजमी सी बात है, जब ये डॉक्टर साहब से जाके विज़िट करेंगे तो वो इन सारी चीज़ों को गाइड कर देंगे कि अपने मुंह की सफाई किस तरह रखनी है आपने, और वो जो फिजियोथेरेपी बताएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ सलमान भाई यही ये आती है कि पेशेंट जो है ना वो बैक कवर हो जाता है, बैक फुट पे आ जाता है जब कुछ अरसे इस्तेमाल करता है, कोई भी दवा वगैरह इस्तेमाल करता है या कोई भी फिजियोथेरेपी, बिलखुसूस फिजियोथेरेपी। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि फिजियोथेरेपी हमेशा लंबा पीरियड लेती है, सही शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होती है कि आपने छोटा सा पीरियड ले लेना है और छोटे से पीरियड के अंदर ही ठीक हो जाना, नहीं होता। वो लंबे पीरियड के लिए होती है। तो वो आपको फिजियोथेरेपी बताई जाएगी, आपको जाना नहीं पड़ेगा वहाँ पे। हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन जाना पड़े, वो सीख जाएंगे आप, उसके बाद आप आराम से घर पे खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जितने दिन डॉक्टर बताए उतने दिन करें, और जितने दिन के बाद वो विज़िट करने के लिए बुलाए ज़रूर जाके विज़िट करें, ताकि उनकी आप प्रोग्रेस बता सकें, ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से हल कर सकें। आपका मसला ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगर प्रॉपर डॉक्टर से आप विज़िट करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब हम चल रहे थे अपने वापस टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें हम अपने जो माहौल जिसमें हम रहते हैं, जैसे लिविंग रूम होते हैं, कमरे होते हैं, इनमें सफाई सुथराई के ऊपर तवज्जो देने में क्या क्या मदनी फूल होंगे? इसमें देखें, मैंने अर्ज़ किया था कि घर के अंदर गुसल खाने और किचन जो है, लिविंग रूम जहाँ रह रहे हैं जैसे यहाँ पे, हाँ वहाँ पे अगर आप आते हैं तो बावर्ची खाने के अवर पे भी अपने बात कर ली। अब आ जाएं कमरों के ऊपर। जब आप कमरे होते हैं, कमरों के अंदर एक तो आपका बिस्तर है, उसकी चादरें हैं, गिलाफ है, कर्टन्स हैं, पर्दे हैं। डॉक्टर साहब इस पे मैं रिसर्च पढ़ रहा था, उस रिसर्च के अंदर नंबर 1 कॉज जो है ना आपकी एलर्जी का, बच्चों के अंदर एलर्जी का, बच्चों के अंदर इन्फेक्शन का और बड़ों के अंदर एलर्जी का, वो नंबर 1 कॉज ही जो है ना आपके धूल मिट्टी डस्ट माइट्स हैं। वो डस्ट कहाँ से? बोला हमारे घर में तो डस्ट है ही नहीं। सही, इस पे तरह तवज्जो दिला दें। मतलब वो पेशेंट तो ये कहता है कि नहीं हमारे घर में डस्ट कहाँ है, हमारे घर में डस्ट ही नहीं है। हुजूर वाला, डस्ट तो आपके घर में है, सही, वो आपके पर्दों में है,
पर्दों वो में है, आपके तकियों कारपेट्स में है, सही वो आपके तकियों में है। जब आप उनको झाड़ें तो सही ना एक दफ़ा, सही जब आप झाड़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मिट्टी है। आज देख लें मदनी चैनल के नाज़रीन, आज अपने पर्दों को अगर झाड़ के आज देख लें, अभी तरकीब बना के देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा उन पर्दों में कितनी मिट्टी मौजूद होगी। तो इसका बाकायदा अपने कमरे का इवन अलमारी जिसमें आप कपड़े रखते हैं, जी जी, उसकी तरफ कभी ध्यान जाता है किसी का? मेरे ख्याल में सालों में कभी उसकी सफाई का कोई किसी की तरफ ध्यान जाता होगा? कभी नहीं जाता। आप उसकी तरफ केयर करें। आप जो शेल्व्स यूज़ करते हैं, टेबल यूज़ करते हैं, उसकी जो दराजें होती हैं, सही उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता कि वो आप किस तरह यूज़ करते हैं। वहाँ पे अब बोलें दराजों में क्या गंदगी होगी? दराजों में कौन सी गंदगी होगी हुजूर वाला? दराजों में गंदगी, अगर इतनी सी चीज़ भी कोई खाने पीने की दराज में गिर जाती है ना, सही, तो बड़े काकरोचेस घूम फिर के आ ही जाते हैं। और फिर दराज में जो गंद फैलाते हैं ना, ये तो मेरी आंखों देखी बातें हैं। मतलब ऐसी जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जहाँ आप सोच नहीं सकते, जहाँ आपके कागज़ पड़े हुए हैं, मैंने वहाँ काकरोचेस को देखा है। अच्छा, वहाँ पे काकरोचेस, और बाकायदा मतलब डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा शक्लें बनी हुई हैं उन काकरोचेस की, पैरों की, और उसकी बाकायदा शक्लें बनी हुई। तो उससे अंदाज़ा होता है कि आप जब तक किसी भी पोर्शन को बंद कर देंगे कुछ अरसे के लिए, तो वो पोर्शन आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब जैसे कमरों के अंदर अमूमन ये लोग क्लोज कमरे हुए होते हैं, एसी लगे हुए होते हैं, वेंटिलेटेड नहीं होते, तो इससे भी सेहत पे कोई नुकसान हो रहा होता है? प्रॉपर वेंटिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका हवा का अखराज नहीं होगा, ठीक है, हवा का अखराज से फ़ायदा क्या होता है? जो आपके कमरे के अंदर मौजूद जो भी जरासीम होते हैं वो हवा के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है, फ्रेश एयर आपको मिल रही होती है। चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपके इन्फेक्ट, मिसाल की तरह कमरे में बैठ के छींक मार रहा होता है ना, सही है, कमरे में बैठ के छींक मारेगा, और अब वो जो छींक इंसान मार रहा होता है वो कितनी स्पीड से मार रहा होता है? सही, वो तकरीबन 90 या 95 माइल्स पर आवर के हिसाब से वो छींक निकल रही होती है। सही, तो अब इतनी स्पीड से वो छींक अगर आपकी निकल रही है, तो सोचें वो जरासीम कहाँ कहाँ कमरे में फैला होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर प्रॉपर वेंटिलेशन, पुराने घरों में अगर आप चले जाएं, आजकल तो प्रॉपर वेंटिलेशन का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन अगर आप पुराने घरों में चले जाएं या कोई गांव देहात में चले जाएं, तो वो बड़े बड़े घर होते हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन छत का भी बनाया हुआ होता है और हवादार बनाए हुए होते हैं, बड़ी बड़ी अच्छे टेक्निक से बनाया हुआ होता है। और आप ये देखें पुराने लोग बीमार भी नहीं होते, सही, आजकल के लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ये एक कॉल है सलमान भाई, कॉल लेने, कॉल दीजिएगा ज़रा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दानियाल रज़ा अतारी मक्कातुल मुकर्रमा से अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक करीबी शहर में एज ए मैनेजर फूड माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ जॉब कर रहा हूँ, और मैं ख़ुद एमफिल हूँ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और आज का जो सिलसिला है वो मैं फैमिली के साथ देख रहा हूँ, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सिलसिला है। और ख़ुसूसन जो आज का टॉपिक है पर्सनल हाइजीन यानी ज़ाती सफाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू नो फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। और आजकल बहुत से लोग हैं जो कि खाने पीने के मामलात में और स्पेशली फूड्स के टाइम में फूड्स खाते हुए जो है वो पर्सनल हाइजीन या हैंड वाशिंग का ख्याल नहीं रखते। तो मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे पर्सनल हाइजीन पे लेक्चर कंडक्ट किए हैं, और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हैंड वाशिंग है, क्योंकि लोग प्रॉपरली हैंड वाशिंग का ख्याल नहीं रखते। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर, केटरिंग में, कंपनीज़ में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पर्सनल हाइजीन पर और स्पेशली जो है वो हैंड वाशिंग पर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, और बाकायदा सेमिनार्स होते हैं और बाकायदा प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशंस होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा हैंड वाशिंग के हवाले से बराए मदीना जो है इस पर रोशनी डालें कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर प्रॉपर एक तरीका है हैंड वाशिंग का, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस्लाम के अंदर भी इस चीज़ की तरगीब दिलाई गई है कि खाना खाने से पहले भी, खाने के बाद भी हाथ धोएं। तो उसको स्पेशली जो खाने से पहले हाथ धोने का प्रॉपर तरीका है उस पर ज़रा रोशनी डाल दें ताकि सब के लिए एक रहनुमाई हो जाए। उम्मीद है आप मेरे सवाल पर रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
इस्लामी भाई ने हमारा प्रोग्राम पसंद किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक माशाल्लाह इनका भी कैटरिंग से ताल्लुक़ है और एमफिल भी गालिबन किया हुआ है इन्होंने, तो इन्होंने काफ़ी माइन्यूटली हमारा प्रोग्राम देखा होगा, बहुत ही गहराई में जाके इन चीज़ों को नोट किया होगा इन्होंने। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि सेमिनार्स होते हैं हैंड वॉशिंग के ऊपर और ये होते हैं वो हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स के ऊपर वाकई में इसकी टेक्निक होनी चाहिए, सीखना भी चाहिए। लेकिन सलमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे मदनी माहौल में तो कोई सेमिनार होता नहीं है, हम लोग वैसे ही सिखा देते हैं सारी चीज़ें माशाल्लाह। और अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि ऐसे मदनी माहौल के अंदर हमें किसी फ़ीस की हाजत नहीं है, किसी को देने की हाजत नहीं है और हमें हर चीज़ खुद ब खुद ही सीख जाती है। अगर हम जो हमारा एक प्रॉपर वज़ू करने के लिए हाथ धोने का जो तरीका है, अगर सिर्फ हम उसी को अडॉप्ट कर लें, सही है, सिर्फ उसी को अडॉप्ट कर लें तो आपका एक प्रॉपर हाथ धोने का तरीका बन जाएगा। हाथ धोने का तरीका इन्होंने पूछा था, अगर बताना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये रिस्ट दोनों यहाँ तक आपने हाथ को गीला करना है, भिगोना है, उसके बाद अच्छी तरीके से हाथ को ऐसे चारों तरफ से जो भी आपके पास लिक्विड सोप वगैरह हो, जो भी हो, उससे यूज़ करना है। उसके बाद उंगलियों के दरमियान खलाल करनी है ऐसे, इसी तरह पीछे से अच्छे तरीके से। एक पोर्शन अक्सर हम भूल जाते हैं, वो होता है हमारे नेल्स, नाखून। अगर आप नाखून के लिए, अव्वल तो आपके नाखून छोटे होने चाहिए। आप छोटे नाखून को हाथ, आप सोप बन गया, झाग बन गए, उसी झाग से इस हथेली के ऊपर अगर हाथ को ऐसे करेंगे तो आपकी नेल्स वगैरह जो हैं ये भी काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएंगे। अगर इसको आप इस तरीके से दूसरे हाथ से भी कर लेंगे तो आपका नेल्स भी काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएंगे। तो अगर आप ये प्रॉपर तरीका, अच्छा इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी हाथ धोता है वो बड़ी जल्दी में धोता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसका डॉक्टर साहब कोई दौरानियाँ होना चाहिए कि 1 मिनट या 1.5 मिनट? देखें एक स्टैंडर्ड, देखें इसमें तो 2-3 चीज़ें होती हैं, आप डिपेंड करते हैं कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे हम अपने मेडिकल लाइन में बात करते हैं कि हम ओटी के अंदर जाते हैं तो हमारे पास जो स्टेरिलाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र जो होता है, हमने हाथ लिया ऐसे किया और हमारा हाथ स्टेरिलाइज हो जाता था चंद सेकंडों के अंदर, ठीक है ना। लेकिन आम घर के अंदर जो हम साबुन वगैरह, सोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इस बैटर कम से कम 20 से 30 सेकंड तक आपको हाथ सोप के अंदर जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल लगाई है उसको काम करने का असर तो दें, टाइम तो दें उसको। तो उसको लगाने के बाद उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको किसी टॉवल से, किसी कपड़े से हाथ साफ नहीं करें, नहीं करना। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों की इस पे तवज्जो नहीं थी, हाथ तो धो लेते हैं, हाँ, लेकिन धोने के बाद फिर इतनी चीज़ों से हाथ लगाते लगाते फिर खाना खाने जाते हैं। बात वहीं आ जाती है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे कि आप गए, आपने वॉशरूम में गए, आपने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद आए, बाहर आके वहीं वॉशरूम में ही टॉवल टका हुआ उसी से हाथ साफ़ कर लिया। सही, उस टॉवल से 1000 लोगों ने हाथ साफ़ किए होते हैं। ये तो अगर पब्लिक प्लेस में हो तो और ख़तरनाक है। और ख़तरनाक है ना, ठीक है ना। अब अगर घर में भी है, आप मौजूद हैं तो उस घर में भी 6-7-8 लोग हैं, उन्होंने टॉवल यूज़ किया होगा। हर घर में लाजिमत है, हर आदमी अलग अलग टॉवल तो इस्तेमाल नहीं करता। सही। तो मेरा अपना मानना ये है कि हाथ को खुश्क या तो टिश्यू पेपर से कर लें, नहीं तो उसको रहने दें सही। मेरे ख्याल में आप वॉशरूम से जब हाथ धो के बाहर निकलेंगे, जब खाने के लिए बैठेंगे तो जब तक आपके हाथ वैसे ही ड्राई हो जाएंगे। कोशिश ये करें खाने से पहले हाथ धो लें, और धोने के बाद डायरेक्ट कोशिश ये करें कि खाना उसी से खाएं। हाँ, या फिर अगर टिश्यू अवेलेबल है तो टिश्यू से साफ़ कर लें, हाइजीनिक बेहतर तरीका तो यही है। डॉक्टर साहब, इसमें हम अपने वापस टॉपिक की तरफ चलते हैं कि डस्ट माइट्स जो होते हैं ना, जी जी, ये माइक्रोस्कोपिक जरासीम होते हैं जो धूल मिट्टी के अंदर होते हैं। इसके रिसर्च सर्वे में पढ़ रहा था तो इसके अंदर नंबर 1 कॉज बना हुआ है इस वक्त डस्ट एलर्जी का। डस्ट माइट्स की वजह से एलर्जी हो जाती है, डीएनएस के मसले होते हैं, आपको पता होगा। दायमी जो प्रॉब्लम हो रही होती है, एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, इनके अंदर ये प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये धूल मिट्टी डस्ट को किस तरीके से साफ़ किया जाए बेडरूम के अंदर से या कमरों के अंदर से? इसमें देखें, एक तो इसका शेड्यूल बना लें। सही, ठीक है ना। घर के अंदर आप शेड्यूल बना लें। अब शेड्यूल भी जो है ना 2-3 तरह से होंगे। एक तो हफ्तावार शेड्यूल होगा, अच्छा, ये कुछ डेली के शेड्यूल्स होंगे, कुछ का मतलब डिवाइड कर लें
कि भाई ये काम मैंने डेली करना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे डेली के लिए आपने ये झाड़ू वगैरह है, पोछा वगैरह, ये तो डेली का एक रूटीन का काम है, ठीक है ना। कुछ आपने अलमारी वगैरह छोटी मोटी जो है वो साफ़ कर ली, ये डेली रूटीन का काम है। कुछ हफ्तों में डिवाइड कर लें कि ये यार ये खिड़कियाँ हैं, ये पर्दे हैं, ये मैंने 15 दिन में साफ़ करना है, ठीक है। कुछ महीनों में डिवाइड कर लें जो बड़े काम हैं, जैसे दीवारें हैं, दरवाजे हैं। दरवाज़ों पे ध्यान नहीं देते लोग अक्सर। अगर आप दरवाज़ों पे भी गौर करें तो आपको तय मिलेगी धूल की तय मिलेगी अच्छी खासी, अगर आप गौर करें तो उन पे भी ध्यान नहीं देते। तो जब आप ये शेड्यूल बना लेंगे इन चीज़ों का तो आपके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए आप अगर शेड्यूल ले लेते हैं ना कि आज फ़र्ज़ करेंगे खाना पकाने के बाद आपने एक कमरे की सफाई करनी है, ठीक है ना। इस कमरे की सफाई के अंदर आपने मिसाल के तौर पे किसी घर में 2 कमरे हैं या 3 कमरे हैं, ठीक है ना। आज ही में झाड़ू पोछा है, ठीक है, और डस्टिंग, सुपरफिशियल जो डस्टिंग होती है, और वॉशरूम की सफाई, ये तो रूटीन के काम होते हैं, ये डेली बेसिस के। वीकली बेसिस पे अगर आप आते हैं, जो आपकी खिड़कियाँ हैं, पंखे हैं, सही, बल्ब्स हैं, बल्ब्स पे भी बहुत होती है, और ये शेड्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर भी बहुत होती है। बाज़ औक़ात जालियाँ जो लगी हुई होती हैं जिसमें एल्युमिनियम की जो स्लाइडिंग जालियाँ होती हैं, उनके बीच में भी एक वो जाली लगी हुई होती है, उसको नहीं साफ़ करते लोग। उस पर भी अगर आप साफ़ करें तो आपको अच्छी खासी तह मिल जाती है डस्ट की, वो आप साफ़ कर लें। तो आप अपने घर के हिसाब से जदवल बना लें कि ये शेड्यूल इस तरह हमने साफ़ करना है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप काफ़ी हद तक जो है अपने घर को साफ़ सुथरा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अपने जो बिस्तर है या बेड है या ब्लैंकेट वगैरह होते हैं, इसको कोई धूप वगैरह लगाएं? बिल्कुल इनका धूप लगाना चाहिए। अगर ये आप इनको माहाना बुनियाद पे ले सकते हैं, सही, माहाना बुनियाद पे भी ले सकते हैं, 3 माह की बुनियाद पे भी ले सकते हैं कि यार मैंने हर माह में या हर 3 माह के अंदर जो है ना अपने बिस्तर को, अपने चादरों को, अपने तकियों को जो धूप देनी है, ताकि इसके अंदर से जो भी अंदरूनी लाज़मी बात है, अंदर जरासीम तो होते ही हैं इनके अंदर, ठीक है ना, तो वो किल हो जाते हैं। अब बिलखुसूस सर्द मौसम जब स्टार्ट होता है जी जी, तो आपके घर के अंदर जो कंबल और रज़ाइयाँ वगैरह जो पड़ी हुई होती है ना, ये सर्दी हुई आपने निकाल के आपको पहनना शुरू कर दिया। अगर आप गौर करेंगे जब आप वो यूज़ करते हैं उसमें एक स्मेल आ रही होती है जी, ठीक है ना, तो वो स्मेल ये ज़ाहिर करती है कि आपकी ये चीज़ जो है काफ़ी अरसे से इस्तेमाल नहीं हुई है। तो उसको इस्तेमाल करने में मेरे को अपना एक पुराना वक्त याद आ रहा है अपनी दादी के ज़माने का। तो वो उनका एक पैटर्न होता था, एक तरीक़ेकार होता था कि जब सर्दियाँ आने वाली होती थी ना, वो जो भी उनके लिहाफ वगैरह होते थे ना, उनको सबको निकाल लेते। निकालने के बाद उनके अंदर से सारी चीज़ें जो रुई वगैरह होती थी सब निकाल देते थे। निकालने के बाद उनका कपड़ा धोया जाता था। धोने के बाद उस रुई को और उस कपड़े को रुई वाले के बाद भेजा जाता है कि जी अब दोबारा इसकी फिलिंग करें, दोबारा फिलिंग करके दोबारा इसकी सिलाई की जाती थी। अब ये नज़र नहीं आता। सही है, अब ये चीज़ नज़र नहीं आती। अब ब्लैंकेट पड़े हुए हैं, वो भी ऐसे कि ऐसे होता है कि ब्लैंकेट का सर्दियाँ ख़त्म हुई आपने धुलवा के अलमारी में रख दिए। सही, उसूलन तो ये होना चाहिए जब सर्दियाँ आने लगे जब धुलवाएं आप उसको। आप सर्दियाँ ख़त्म हुई कि यार अब गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया ना, अब मैंने ब्लैंकेट को धो लेना है, धुलवा के उसको अलमारी में रख देना है। अब गर्मियाँ तकरीबन अगर हम बाबुल मदीना को लेते हैं तो तकरीबन 8-9 महीने चलती हैं, ठीक है। 8-9 महीने तक वो ब्लैंकेट ऐसे ही पड़ा रहेगा। निकलता कितने दिन के लिए? 10-15-20 दिन के लिए। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ पे बिल्कुल इसका वाइस वर्सा होता है। सही, तो वहाँ पे भी केयर करनी चाहिए। अगर जितने भी पोर्शन के लिए आप ब्लैंकेट या कोई भी ऐसी चीज़ आप रख रहे हैं तो बेहतर है कि उसको इस्तेमाल करने से पहले उसको धो लें तो ज़्यादा अच्छा। ब्लैंकेट में तो दूसरा सर्दियाँ जब आ रही होती हैं तो ये जैकेट्स वगैरह भी होते हैं, स्वेटर वगैरह होते हैं, अक्सर लोग बगैर धोए ही नहीं इनको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। स्वेटर तो फिर भी कुछ लोग शायद धो लेते होंगे, जैकेट्स तो मैंने शायद तो नादिर ही देखा लोगों को धोते हुए। और बिलखुसूस ये जो लेदर की जैकेट्स होती हैं, लेदर की जैकेट्स में तो एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है जब आप उसको क्या कहते हैं बग़ैर वॉश किए अगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो बेहतर ये है कि जो भी चीज़ आप एक लंबे अरसे के लिए छोड़ देते हैं उसको जब आप इस्तेमाल करें दोबारा से, तो बेहतर ये है कि उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद फिर आप इस्तेमाल करें, वरना कोई भी ऐसी मुज़र सेहत जानवर, मुज़र सेहत चीज़, मुज़र सेहत जरासीम
उस कपड़े में, उस चीज़ में मौजूद हो सकता है जो शायद आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इन चीज़ों पे एहतियात कर लेनी चाहिए, जदवल बना लेना चाहिए, सफाई सुथराई का जदवल बना लेना चाहिए और उसके हिसाब से अपना काम काज करना चाहिए। अच्छा सलमान भाई, इसमें एक चीज़ मेरे जहन में ये आ रही थी कि जैसे अभी ट्यूबरकुलोसिस पे आप बात कर रहे थे कि टीबी का पेशेंट जो है वो ऐसी चीज़ों से आ जाता है। तो टीबी, क्या हर टीबी एक दूसरे को लग जाती है? अगर फ़र्ज़ करें कि खुदा ना खास्ते किसी को टीबी है, मैं टीबी वाले मरीज़ के साथ खाना खाने बैठ जाऊं, तो क्या मैं ज़रूरी है उसकी टीबी जो है मेरे को वो ट्रांसफ़र हो जाए? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि टीबी की भी प्राइमरी टीबी होती है, सेकेंडरी भी होती है, टर्शियरी टीबी होती है, तो 3-4 वैरायटी आएंगी। तो हर टीबी नहीं लग रही होती, वो टीबी जो एक्टिव हुई भी होती है, यानी जिस वक्त वो मुतासर हुआ है उस वक्त उसका यहाँ इलाज चल रहा है या उस वक्त उसके सिम्टम मौजूद हैं टीबी के, तो उस सूरत के अंदर ये होता है कि इसके जो तकिए टॉवल्स वगैरह होते हैं इसको ज़रा अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि इसके जरासीम, टीबी के जरासीम अक्सर अमूमन इनके अंदर मौजूद होते हैं। एक खांसी हो रही है उसको, तो उसका जरासीम जो है उसके टॉवल में चले गए, अब वो टॉवल किसी और ने इस्तेमाल कर लिया तो ये टीबी इससे दूसरे को भी पहुंच जाती है, लग जाती है, उसके जरासीम उसके भी फेफड़ों में चले जाते हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी टीबी होती है, टर्शियरी टीबी होती है, ये इस तरीके से नहीं फैलती ना लगती है कि इसके अंदर यही एहतियात रखनी होती है कि जो इफेक्टेड हो चुका है वो अपनी चीज़ों के ना साफ़ सुथराई, मुतासिर जो हुआ वो उसकी चीज़ों को बिल्कुल अलहदा रख दिया जाता है। मदनी चैनल के नाज़रीन को हम जदवल बता रहे थे, तो उसमें थोड़ा सिस्टमिक तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो हफ्तावार आपने सफाई करनी है उसमें बेडरूम को आप शामिल करें। बेडरूम में बिस्तर की चादरें तब्दील करें, झाड़ू पोछा फर्नीचर को कपड़े के साथ साफ करें। सही, ठीक। हफ्तावार में बावर्ची खाने की चूल्हा धोएं, सिंक वगैरह है उसकी टोंटी को रगड़ कर, टोंटी को छोड़ देते हैं, टोंटी को रगड़ कर साफ़ करें। स्लैब वगैरह जो है उसको साफ़ करें, उसके ऊपर जो मशीनें, जूसर मशीनें वगैरह जो पड़ी होती हैं या जो किचन की आइटम्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से साफ़ करें। टोस्टर वगैरह हैं, बोतलें वगैरह हैं, इनको साफ़ करें। डब्बे, इवन डस्टबिन जो है, डस्टबिन को भी आपको साफ़ करना चाहिए, धोना चाहिए उसको। डस्टबिन को लोग नहीं धोते हैं उमूमन, डस्टबिन को साफ़ कर लें। उसके अलावा फ्रिज जो एक आपका मेन आइटम है उसकी जदवल में रखेंगे, हफ्तावार उसकी आपने सफाई करनी है। हफ्तावार नहीं तो 15 दिन में आपकी चीज़ें बाहर निकाल के उसकी अच्छी तरीके से आप सफाई करें। गुसल खाना या टॉयलेट के ऊपर आप आएँ तो गुसल खाने की दीवारें हैं, सही, दीवारों के साथ उसमें पड़ी हुई चीज़ें जैसे साबुनदानी है, बाल्टी है, कप है, टब है, टोंटियाँ हैं, अच्छी तरह उनको धो लें, साफ़ कर दें। टॉयलेट सीट वगैरह जो होती है या कोई अलमारी वगैरह जो छोटे छोटी कबर्ड्स बना देते हैं कुछ सामान रखने के लिए, सही, उसको खोल के एक दफ़ा साफ़ कर लें। माहाना बुनियाद के ऊपर भी आप टॉयलेट को साफ़ किया जा सकता है, ठीक है ना। उसमें क्या चीज़ें लेंगे आप? टॉयलेट की दीवारें और फ़र्श, दीवारें और फ़र्श, यानी दीवारें फ़र्श को आप जो आपके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब ये सब सफाई करने के लिए कोई केमिकल वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फ्यूमिंगेशन जैसे कोई? मैं वही कह रहा हूँ ना कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस आते हैं मार्केट में, अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो देख के इस्तेमाल करने चाहिए कि बाद इतने ज़्यादा वो होते हैं, तेज़ होते हैं, सही, तो वो आम आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिलखुसूस खासकर जिसको सांस वास की कोई तकलीफ़ हो या सीने का कोई प्रॉब्लम हो, तो वो अगर उसके साथ फ्यूम्स वगैरह होते हैं तो वो उसको नुकसान दे सकते हैं। तो वो एहतियात से इस्तेमाल करें, मशवरे से इस्तेमाल कर लें अगर किसी को घर में किसी को ऐसी तकलीफ़ है तो। अब इसके साथ साथ कुछ लोगों का सहन भी होता है, बगीचा भी होता है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड बगीचा, लान वगैरह, गैराज वगैरह भी होता है गाड़ी को। गैराज की सफाई की, माहाना बुनियाद पे गैराज की सफाई भी करें आप। अपनी गाड़ी की सफाई भी अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे तो शायद रोज़ाना हो जाती होगी, अंदरूनी तौर पे कितने अरसे में होती है, इसके ऊपर भी ध्यान दें आप कि वो भी आपकी साफ़ होनी चाहिए। आपका लॉन वगैरह जो है, बगीचा वगैरह जो है, वो एक प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। पानी खड़े होने की वजह से क्या बीमारियां हो सकती हैं? पानी खड़े होने की वजह से मतलब डॉक्टर डेंगू तो जो है ना बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक देखें पानी, अभी बात से बात निकलती है तो कोई टॉपिक निकल ही आता है। पानी देखें, पानी जहाँ पे भी खड़ा होगा, सही, अब पानी चाहे वो किचन में हो,
चाहे बावर्ची इधर अपना वॉशरूम में हो या गली के अंदर हो, दोनों जगह ख़तरनाक है। घर के अंदर का पानी ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू बाहर के पानी से। अच्छा। वजह सिर्फ इतनी है कि जो अंदर का जो पानी खड़ा हुआ है उस पे जो मच्छर पैदा होगा उसमें डेंगू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जबकि बाहर का जो पानी गंदा पानी होता है वहाँ पे डेंगू होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। अच्छा। दोनों सूरतों में ये हमारे लिए नुकसानदेह है, तो पानी तो खड़ा होना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर हम अपने आप को भी असेस कर लें, सही, ठीक है। हम उमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि हम कोई चीज़ बाज़ार से खाते हुए निकल रहे हैं, कोई रैपर वगैरह हमारे पास प्लास्टिक का मिल गया, हमने उठा के फेंक देना उठा के। सही। अब वो प्लास्टिक का रैपर किसी नाली में जाएगा, वो प्लास्टिक गलता तो नहीं है, लामाला फंसेगा, जाके वो फंस जाता हूँ। ब्लॉक कर देगा। वो ब्लॉक कर देगा तो वो पानी किधर आएगा? गली के अंदर आएगा। गली में ब्लॉक कर गया तो हो सकता है वो सेवेज लाइन आपके घर के अंदर भी आ रही हो, वो घर के अंदर भी पानी आएगा आपके। कचरे को, उसका मतलब है कचरे की सही जगह पे डालो जाए, सही जगह पे आप उसको यूज़ करें। स्पेशली खासकर जो इस किस्म की पॉलीथीन टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो शॉपर्स वगैरह जो होते हैं, पॉलीथीन के शॉपर्स होते हैं, वो देखा फेंक देते हैं लोग ऐसे। अब वही जाके मेन प्रॉब्लम करते हैं। एक तो सेवरेज का निज़ाम इतना अच्छा नहीं होता है, ऊपर से ये चीज़ें और आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए और ज़्यादा परेशानी का बाइस बनती हैं। तो इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ये लाजिम बात है। आप एक आदमी ये काम बचत कोशिश करेगा तो हो सकता है 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए। स्टार्ट लेंगे, पहला कदम तो किसी ने उठाना है। कोई इंसान पहला कदम उठाएगा अपने घर में से, मैं काम करूँगा तो हो सकता है मेरा बच्चा मेरी तकलीद करता हुआ वो बचने की कोशिश करे उससे भी। सही। बच्चे से हो सकता है उसका दोस्त की आदत पड़ जाए, हो सकता है। इसी तरह आप अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना शहर इसी तरह साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह आप बीमारियों से बचा सकते हैं इन चीज़ों से। अच्छा, इसमें हम जदवल पे बात कर रहे थे, तो अगर हम पूरे घर से जो चलने वाली है, बिजली से चलने वाली चीज़ें जो होती हैं, लैंप वगैरह, जी, लैंप पे भी गौर करें आप कि बाज़ लैंप जो होते हैं, एक तो पुराने ज़माने में जो होते थे वो कपड़ा लगा होता था उनके दरमियान में, और कपड़ा जालीदार होता था। जी। अभी भी वो कपड़ा मिलते हैं, लैंप मिलते हैं, तो उनको अगर आप देख लें तो उनमें भी अच्छी खासी डस्ट मिलेगी आपको। लैंप जो बनते हैं बड़े खूबसूरत, बड़ी ही फिनिशिंग स्टाइल के होते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग बनी हुई होती है, तो वो उनकी जो एजेस होती हैं उनके अंदर अच्छी खासी डस्ट होती है, उनकी सफाई सुथरा के ख्याल रखना पड़ता है। मतलब अगर आप घर में एक तनकीदी निगाह मारेंगे ना, सही, तनकीदी निगाह कि यार मैंने अपने घर से सफाई करनी है, तो आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी साफ़ करने के लिए, तो आप सोचेंगे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, हमारे घर में हो क्या रहा है, सफाई का मेयार क्या है। एक दफ़ा तनकीदी निगाह से देख लें अपने घर को। अभी तो तारीफ़ी निगाह से देखते नहीं कि मेरा घर बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, लेकिन वो तनकीदी निगाह से जिस दिन देखेंगे ना, उस दिन आपको उसके अंदर से सारी सफाई सुथराई के मामला सामने आ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फिर आप सफाई की तरफ भी आपका ध्यान बनेगा। अल्लाह ने चाहा तो फिर आप बीमारी से भी बचे रहेंगे, आपके बच्चे भी बीमारी से बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। इसमें डॉक्टर साहब ये जो एक तो आपने तवज्जो दिलाई थी, धूल मिट्टी डस्ट माइट्स होती है, जैसे गीली जगह होती हैं, यहाँ पे फफूंद वगैरह भी, मोल्ड्स वगैरह भी ग्रो कर जाते हैं, इसके भी बड़े नुकसानात हो रहे होते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए मैंने देखा था कि जैसे ह्यूमिडिटी, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, रोशनी नहीं हुई हुई होती, हवा नहीं आ रही होती, यहाँ पे इस तरह के मोल्ड्स वगैरह फफूंद टाइप की ग्रो करती है जो जरासीम का बास बनती है। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि धूप लगे या हवा वेंटिलेट किया आपकी इस बात से मेरे को एक चीज़ याद आ गई, जो शायद मिस कर गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। घरों में टैंक बने हुए होते हैं। जी, ठीक है ना, तकरीबन हर घर में टैंक होता है, वाटर टैंक मौजूद होता है। वाटर टैंक के अंदर ये चीज़ बहुत होती है जी, पानी के टैंक में ही, पानी के टैंक के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। तो बेहतर यही होता है कि पानी के टैंक की एटलीस्ट अल्लाह तौफीक दे तो हर 6 माह बाद, नहीं तो कम से कम सालाना ज़रूर अच्छी तरीके से सफाई होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर तरीके से सफाई होनी चाहिए, ताकि जो उस टैंक के अंदर जरासीम है वो भी ख़त्म हो सके। और जो आप बता रहे हैं फफूंद वगैरह जो है, काई वगैरह जो जम जाती है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है वहाँ पर, सोर्स, ठीक है ना। अब जैसे और एक सोर्स और भी होता है, सही, वो होता है आपका जो वॉश बेसन होता है, जी, स्पेशली जो किचन के अंदर जो होता है, उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो आजकल ढका हुआ होता है। अच्छा, उस तरफ ध्यान ही नहीं देता कोई। यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से कवर किया हुआ है, उसको खोलने की जहमत ही नहीं कर रहा।
अगर कभी गलती से खोल लेते हो अंदर फिर असल सूरत हाल नज़र आ जाती है, उसको भी ध्यान देना होता है आपको। सही। उसकी भी सफाई करनी होती है आपको। जब उसको आप साफ़ रखेंगे, क्योंकि वो भी आपके किचन का हिस्सा है ना, उसको आपको साफ़ रखना है। साफ़ रखेंगे तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, हाथ धोने के हवाले से 2-3 चीज़ें और बताता चलूँ कि हाथ धोना कब कब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही है। ठीक है। एक, जब आप टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, सही, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। 2, बच्चों के पैम्पर बदलने या उनको इस्तंजा वगैरह सफाई करवाने के बाद सही है, आपको हाथ अच्छी तरीके से वॉश करने चाहिए। किसी की ज़ख़म पर मरहम पट्टी जब आप करते हैं, उसके बाद पहले और बाद दोनों टाइम पे आपको अच्छी तरीके से हाथ वॉश कर लेने चाहिए। किसी बीमार शख्स से मिलने से पहले और बाद में, दोनों सूरतों में आपको हाथ अच्छी तरीके से वॉश कर लेने चाहिए। सब्ज़ियाँ या गोश्त काटने से पहले और बाद में, दोनों सूरतों में आपको अच्छी तरीके से हाथ धो लेने चाहिए। सब्जी और गोश्त अगर काट रहे हो, बिल्कुल, तो उससे पहले हाथ धो के काटने, पकाने और खाने। और उनको सब्जियों को खुद धोना कैसा? वो भी अच्छा है। नहीं, आप खुद तो धोने ही धोने, सब्जियों को तो धोए बगैर तो आप काम कर ही नहीं सकते ना। मतलब जिस किस्म की केमिकल्स यूज़ होते हैं सब्जियों को पकाने के लिए, तो इस बैटर को उसको आप धो लें अच्छी तरीके से। पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, जिस पहले हाथ धोएं, आप सब्जी काटें, फिर हाथ धो लें, फिर जो गोश्त काटे ना, तो उसके लिए भी आपने अलग से हाथ धोने हैं, साफ़ रखने, उसकी भी कटिंग प्लेट भी अलग रखनी है। हाँ बिल्कुल, देखें, गोश्त के अंदर और सब्ज़ी के अंदर 2 अलग अलग आप किस्म के जरासीम आपको मिल सकते हैं ना। सही। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सब्ज़ी में जरासीम हो वो गोश्त में भी आपको मिले, ज़रूरी नहीं है जो गोश्त में हो वो सब्ज़ी में भी मिले। तो बेहतर है कि उसमें कर लेने चाहिए। छींक मारने से, खांसने से के बाद आपको, या फिर आप जब आप नाक वगैरह साफ़ करते हैं उसके बाद आपको हाथ वॉश कर लेने चाहिए अच्छी तरीके से। किसी भी जानवर को छूने के बाद आपको हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। उसके बाद कूड़ा करकट फेंकने के बाद, उम्मी तौर पे कूड़ा करकट उठा के फेंक देते हैं, हाथ नहीं धोते। सही। शॉपर में बांधा और आपने फेंक दिया, उसके बाद हाथ धोने का ज़हन ही नहीं होता आपका। तो इसमें अगर इन चीज़ों पे आप एहतियात करेंगे तो काफ़ी हद तक फ़ायदा हो। अच्छा, इसमें साफ़ पानी का इस्तेमाल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एक तो हाथ धोने का हिसाब हो गया, साफ़ पानी का इस्तेमाल, तो पानी को भी साफ़ आपने पीना है, पानी बॉईल करके पीना है। बॉईल करने की अगर सहूलत है तो बहुत मिनरल की सहूलत है आपको, तो आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो एक आसान से तरीका बॉईल किया जा सकता है। या एक और दूसरा तरीका ये होता है कि वो फिटकरी वगैरह यूज़ करके उसको जो है साफ़ किया जा सकता है। मतलब सस्ता और आसान तरीका ये सही है अपने सेफ साइड के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो अमूमन जो होता है पानी में जिससे पी रहे हैं, जिस बोतल से पानी पी रहे हैं उसको भी कभी साफ़ करने का जहन है, कूलर जिससे पानी पी रहे हैं उसको भी कभी साफ़ करने की जहन होना चाहिए। देखिए, अभी मैंने फ्रिज की मटका भी अक्सर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मटका तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि मटका बेसिकली मिट्टी का बना हुआ होता है ना। सही है। और मिट्टी का जब बना हुआ होता है तो अगर आप मटके के अंदर एक तजुर्बा अगर करके देख लेंगे, मटके के अंदर अगर आप 1 महीना पानी छोड़ देंगे तो नीचे काई जम जाती है। जी जी जी, ठीक है ना। ये चीज़ शायद बोतलों में, प्लास्टिक में नहीं होती है। सही। ठीक है ना। तो मटके की तो ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जितना अच्छा पानी मटके से मिलता है ना, उतनी ज़्यादा हिफाजत भी करनी पड़ती है। सही। जितना फ्रिज से ज़्यादा अच्छा पानी मिलता है मटके का। अक्सर कूलर्स वगैरह जो होते हैं आजकल, पानी के कूलर इस्तेमाल होते हैं, कूलर्स भी कभी अंदर से खोल के साफ़ तो होते हैं या नहीं होते, इस पे तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल करने चाहिए। अगर आप कूलर को एक दफ़ा खोल के अंदर से देखें, 1 हफ़्ता कूलर इस्तेमाल करके फिर आप अंदर से कूलर को खोल के देखेंगे तो आपको तह नज़र आ जाएगी। सही है। चिकनाई की एक लेयर देख लेंगे ना, होती है। चिकनाई की लेयर भी नज़र आ जाएगी आपको, तह भी नज़र आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें ये करना चाहिए आपको। इसमें पानी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि पानी सिर्फ आपने पीने के लिए नहीं है, दूसरी चीज़ों के लिए भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसमें किस चीज़ का ख्याल करना है कि दांत साफ़ करने के लिए आपके पास पानी साफ़ होना चाहिए, बर्फ़ जमाने के लिए, सब्ज़ियाँ धोने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए पानी आपका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करें कि ये चीज़ें आप कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आज हमने जो बात की है सफाई सुथराई के हवाले से, उम्मीद है मदनी चैनल के नाज़रीन को पसंद आई होगी। हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी बेहतर से बेहतर बातें हम आपके पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाएं, जितना सहल तरीके से आपको समझा सकते हैं समझाने की कोशिश करें।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और कवी उम्मीद है आप इस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अमल भी करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब, तुझसे रहमो करम की दुआ है या खुदा, तुझसे मैं